सॉरी गाइस, वीडियो इतनी लेट अपलोड करने के लिए। आप लोगों को मैंने रीजन ऑलरेडी बता ही दिया था, बाकी सारा क्लैरिफिकेशन मैं वीडियो के एंड में दूंगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने हीरोज विजर्ड किंग से मिलने जाते हैं, जिधर उनकी अच्छे से बातचीत होती है एंड उसके बाद विजर्ड किंग उनको एक सेरेमनी में भी इनवाइट करते हैं। अब आगे एपिसोड जैसे ही स्टार्ट होता है हमको एक बंदा दिखाया जाता है, रेड्स स्पिरिटो। एक पूर्व मैजिक नाइट ने क्लोवर किंगडम के खिलाफ बदला लेने के लिए उन पे हमला करने के लिए सोचता है, क्योंकि क्लोवर किंगडम ने इसको निकाल दिया था। ये तो हमने पिछले एपिसोड के एंड में ही देखा था कि सिल्वा हाउस के इंसल्ट करने पर नोएल वहां से जाने लगती है, बट आस्था उसको जाने नहीं देता और सभी को बोलता है तुमको जो बोलना है बोल लो, किसान, कॉमनर या और कुछ, पर इसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने में ही गोल्डन डाउन का एक मेंबर अपने अटैक से आस्था को चुप कराने की कोशिश करता है, बट आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस अटैक को नलीफाई कर देता है और कहता है मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे अंदर बोलने की हिम्मत है, और देख लेना एक दिन मैं इतनी बड़ी मंजिल हासिल करूंगा, मैं बन के ही रहूंगा विजर्ड किंग। सब लोग हंसने लगते हैं आस्था पर ये सुन के। एक कॉमनर, वो भी विजर्ड किंग, सॉलिड आस्था पर अटैक करता है, पर आस्था उसको इजीली डॉज कर देता है अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से। नेब्रा भी अपना मिस्ट मैजिक से अटैक करती है, बट आस्था उसको भी डॉज कर देता है, जिसको देखकर उनका रिएक्शन ऐसा होता है, इम्पॉसिबल। एलेक्डोरा समझ जाता है कि आस्था कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है। वो आस्था के अटैक रेंज को समझकर उस पर अटैक करता है और अपने सैंड मैजिक से आस्था को ही पकड़ लेता है ताकि वो अपनी स्वॉर्ड को ना चला पाए। क्लाउस एलेक्डोरा से बोलता है सर क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? तो वो क्लाउस को चुप करवा कर कहता है कि इस फेस्टिव ओकेशन पर इस तरह के एक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, इसको पनिशमेंट देना ही होगा। सॉलिड आग में घी डालने का काम करता है। वो एलेक्डोरा से कहता है कि क्या गोल्डन डाउन सॉफ्ट तो नहीं हो गया जो वो इस पर दया दिखा रहा है? सिर्फ इसको जकड़ना ही काफी नहीं है, इसको सीख सिखानी ही होगी। वो होली वाटर बुलेट से आस्था पर अटैक करता है। नोएल उससे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो ऐसा ना करे। यूनो भी अपनी ग्रूमर हाथ में पकड़ लेता है, जरूरत पड़ी तो वो उसको इस्तेमाल करेगा। सॉलिड आस्था पर अटैक कर देता है। आस्था के पास एक और स्वॉर्ड होती है जिसकी मदद से वो एलेक्डोरा के अटैक से बच के सॉलिड के अटैक को उसके ही ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है। सॉलिड उस अटैक को रोक तो लेता है, बट उसको रोकने के लिए उसको अपने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। ये देख के सॉलिड को गुस्सा आ जाता है, एक कॉमनर ने मेरे को घुटने के बल पर कर दिया। वो आस्था पर अपने पूरे जोर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और आस्था भी कहाँ पीछे हटने वालों में से है। फिर उसके बाद कैप्टन ऑफ द सिल्वा हाउस नोजेल खुद आस्था के करीब आते हैं। पूरा रूम नोजेल के ओरा से भर जाता है, पूरा रूम ब्लू ब्लू हो जाता है। वो सॉलिड से बोलते हैं कि क्या तुम सिल्वा हाउस का नाम डुबाना चाहते हो, जो केवल एक आम इंसान, एक कॉमनर पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो? आस्था को नोजेल का ओरा महसूस होता है, रूम में ठंड बढ़ जाती है और ये उसको कैप्टन यामी के ओरा से एकदम डिफरेंट लगता है। नोजेल बोलता है कि एक कॉमनर रॉयल्टी को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसको कैसे पनिश करूं? जैसे ही वो आस्था पर अटैक करने वाला होता है तभी फ्यूगोलियन नोजेल को रोक देता है कि तुम लोग इस मैजिक नाइट पर सब मिलकर मारना चाहते हो इसको? कहाँ गए तुम्हारे सेंस ऑफ ऑनर? मिमोसा का चचेरा भाई ल्यूपोल्ड आस्था से प्रभावित है और उसका प्रतिबंधित बनने का फैसला करता है। वो आस्था से इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि जैसा कि मिमोसा ने बताया था आस्था एकदम वैसा ही है। ल्यूपोल्ड वर्मिलियन, उसका सरनेम या जो भी बोले वर्मिलियन है, इसलिए यूनो मिमोसा से पूछता है वर्मिलियन? ल्यूपोल्ड और फ्यूगोलियन उसके कजन्स हैं, जो मिमोसा के पापा के बड़े भाई हैं। उनके ही दो बेटे हैं, फ्यूगोलियन और ल्यूपोल्ड, यानी कि फ्यूगोलियन और ल्यूपोल्ड मिमोसा के ताऊ के लड़के हैं, और जो मिमोसा की मम्मी की बड़ी बहन है उसकी बेटी है नोएल। मिमोसा की इस एक्सप्लेनेशन को सुन के यूनो का सर चकरा जाता है, ये कुछ ज्यादा ही रॉयल्टी नहीं हो गया? ल्यूपोल्ड आस्था को अपना राइवल बनाना चाहता है, जबकि आस्था का एक ऑलरेडी राइवल है यूनो। ल्यूपोल्ड कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ एक ही राइवल हो, तो आज से तुम मेरे राइवल हो, तो अब जश्न मनाओ आस्था, और तुम्हारी तो बॉडी भी है नाइस। मिमोसा बहुत खुश होती है आस्था
लियोपोल्ड का राइवल। क्लाउज मन में बोलता है चलो फाइट तो बंद हुई, और बाकी सब स्क्वाड के मेंबर सेम चीज बोल रहे होते हैं, कितना शोर शराबा है। इवन नोजल भी बोलता है एक आम इंसान एक किसान को अपना राइवल बनाना। इसके कारण कैप्टन नोजेल और फुइगोलियन दोनों ने वसीयत की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ अपने मन को खोल दिया। फुइगोलियन बोलता है कि विजर्ड किंग ने खुद आस्था को इधर इनवाइट किया है तो थोड़ा तो उसको क्रेडिट दो। नोजल बोलते हैं अपमान हो तुम रॉयल्टी के नाम पे। क्रिम्सन लायन कितना कमजोर है कि इस पर दया दिखा रहा है। दो कैप्टन एक दूसरे के राइवल अपना अपना माना दिखाते हैं। आस्था उस माना को देख नहीं सकता, फिर भी वो फील कर सकता है कि वो दोनों की पावर कितनी अमेजिंग है। इससे पहले उन दोनों की फाइट होती, कुछ नुकसान होता। शहर पर रेड्स और उसकी ज़ोंबी सेना हमला कर देती है, जो अपने शरीर को हुए नुकसान से अप्रभावित रहते हैं और कई नागरिकों को और जादूगरों को मार डालते हैं। पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं वो ज़ोंबीज। एक जादूगर उनको इन्फॉर्म करता है कि क्लोवर किंगडम पर हमला हो गया है। उसके बाद फिर एक गोल्डन डाउन का मेंबर सायरन अपने मैजिक से पूरे नोबल रिल्म का 3D मॉडल बना देता है, जिसमें से लोगों की आवाज एंड मैजिक भी रिप्रोड्यूस होके शो होती है। ये मैजिक मिमोसा के फ्लावर गाइड पोस्ट मैजिक से काफी एडवांस लेवल का मैजिक है। पूरे नोबल किंगडम में 5 जगह इतने बड़े बड़े हमले हुए बिना किसी को पता चले। इसका मतलब दुश्मन में से कोई बहुत स्पेशल स्किल्ड वाला बंदा होगा जिसने सबको एक साथ बिना पता चले सबको अंदर टेलीपोर्ट कर दिया। फ्यूगोलियन सोचता है कि हमारे जादूगर हर टाइम एक मैजिक शील्ड बनाकर रखते हैं पूरे किंगडम पर, या तो फिर तो हो सकता है फिर अपने ही अंदर के बंदा धोखा दे रहे हैं। आस्था आम लोगों की रक्षा के लिए आगे की पंक्तियों में भागना चुनता है। वो माना को सेंस तो नहीं कर सकता, बट जिधर भी ज्यादा शोर शराबा होगा वो उधर ही लोगों को बचाने चला जाएगा। लियोपोल्ड भी आस्था के साथ चला जाता है, जबकि रईस शहर के विभिन्न हिस्सों की रक्षा करने के लिए अलग अलग जाते हैं फ्यूगोलियन के ऑर्डर पर कि हमको अभी एक साथ मिलकर इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। फ्यूगोलियन आस्था और लियोपोल्ड के पीछे जाता है, नोएल को भी अपने साथ ले जाता है। सिल्वर ईगल्स को वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जाने को बोलते हैं, ब्लू रोज को ईस्ट में और गोल्डन डाउन को 2 टीम में डिवाइड करते हैं, एक जो वेस्ट में जाती है और जो दूसरी टीम वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाती है। चार्मी आस्था का पीछा करते हुए उधर तक भी पहुंच जाती है और डिलीशियस खाने की स्मेल सूंघकर वो खाना खाने चली जाती है। सब मैजिक नाइट अपनी अपनी डिसाइड की गई डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं क्लोवर किंगडम एंड उनके सिटीजन को बचाने के लिए। सब उन ज़ॉम्बीज को अपने मैजिक से फाइट कर रहे होते हैं। यूनो एक चीज नोटिस करता है कि उन ज़ॉम्बीज को मारने पर भी वो मर नहीं रहे हैं, उनकी बॉडी रीजनरेट कर रही है, इसलिए यूनो उनकी पूरी बॉडी को ही खत्म कर देता है। वो ऐसे हमला करता है कि उनकी पूरी बॉडी ही नष्ट हो जाए, जिससे वो दोबारा रीजनरेट ही ना कर सके। रेड्स एक छोटी लड़की को मारने वाला है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमको क्लोवर किंगडम पसंद है? वो बोलती है हाँ मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए प्लीज तुम ये सब बंद कर दो, हमला करना बंद कर दो, लोगों को मारना बंद कर दो। बट रेड्स स्पिरिटो को क्लोवर किंगडम से नफरत है, इसलिए वो सबको मारना चाहता है और पूरे किंगडम को तबाह करना चाहता है। वो उस लड़की को भी मारने वाला होता है, लेकिन आस्था उन ज़ॉम्बीज के ग्रुप को चीरते फाड़ते काटते पीटते उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है और उस लड़की को बचाने के लिए पहुंच जाता है आगे। पूरे क्लोवर किंगडम के सिटीजन उन ज़ॉम्बीज के चपेट में होते हैं। वो उनसे डर के चिल्लाकर भाग रहे होते हैं। सब तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही होती है। आस्था उस एक छोटी सी बच्ची को बचाने पहुंच जाता है जिसको रेड्स मारना चाहता था। रेड्स बोलता है मेरे को पता था कि मैजिक नाइट लोगों को बचाने आएंगे, पर देखो कौन आया, ब्लैक बुल का एक नौसिखिया। तुमको सच में लगता है कि तुम मेरी आर्मी के सामने टिक पाओगे? आस्था ने उनको कब का ढेर कर दिया भाई। वो लड़की आस्था के पीछे चली जाती है। आस्था उसको अपने पीछे खड़े होने को बोलता है। रेड्स आस्था को पहचान लेता है, ओ तो ये एंटी मैजिक यूजर है। रेड्स बोलता है माना कि ब्लैक बुल रैंक में सबसे नीचे है, पर फिर भी उन्होंने तुमको ले लिया जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। वो आस्था को मारने के लिए अपने पोर्टल में से और सारे कई ज़ॉम्बीज को निकालता है। अब सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। सिल्वर ईगल पहुंच जाती है लोगों को बचाने के लिए, जिसमें होते हैं नोजेल, नेब्रा एंड सोलिड। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाती है आधी गोल्डन डाउन की टीम। गोल्डन डाउन की टीम में कई सारे मेंबर थे तो वो 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस आधी टीम में है सायरन, क्लाउज एंड हामन। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है ब्लू रोज।
जिसमें होते हैं चार्लोट एंड सोल। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में दूसरी गोल्डन डाउन की टीम होती है जिसमें होते हैं यूनो, एलेक्डोरा एंड मिमोसा। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में होते हैं क्रिम्सन लायन के, फ्यूगोलियन, ल्यूपोल्ड एंड नोएल फ्रॉम द ब्लैक बुल। ये ज़ॉम्बीज बहुत क्रीपी लगते हैं दिखने में, नोएल को तो डर लगता है। ल्यूपोल्ड बोलता है कि आई होप मेरा राइवल यानी कि आस्था एकदम ठीक हो। तो फ्यूगोलियन बोलते हैं कि उसके बारे में बाद में सोचना, ये ज़ॉम्बीज में मैजिक है जबकि ये जिंदा नहीं है, मरे हुए मुर्दा हैं ये लोग। ऐसा ही एक फैक्ट यूनो ने भी पिछले एपिसोड में नोटिस किया था कि ये ज़ॉम्बीज मर ही नहीं रहे हैं और तो और वो रीजनरेट भी कर रहे हैं। उनको मारने के लिए उनकी पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करना होगा, पूरी तरह से तबाह कर दो ताकि वो रीजनरेट ही ना कर पाए। और यही फैक्ट्स बाकी के मैजिक नाइट्स भी नोटिस करते हैं और सबके सब क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज को ढेर करने लगते हैं और सब अपने अपने स्पेशल मैजिक से उन सारे ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। सिर्फ नोएल को छोड़ के सब मैजिक नाइट उन ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं क्योंकि नोएल कुछ अपने में ही खोई रहती है, पिछली बातों को याद कर रही होती है और उसको डर भी लग रहा होता है उन ज़ॉम्बीज से। लियोपोल्ड फ्लेम मैजिक से, स्पाइरल फ्लेम मैजिक से उनको मार रहा होता है और फ्यूगोलियन अपने फायर मैजिक से, सोल लीनिया से उन सबको मारता है। क्लाउस भी अपने स्टील मैजिक क्रिएशन से, फियरसिंग स्पिरल लेंस से उनको मारता है एंड गोल्डन डाउन का हैमन भी ग्लास क्रिएशन मैजिक से, वेर्रे फ्लूइड से उनको मारता है ज़ॉम्बीज को। एलेक्डोरा सैंड क्रिएशन मैजिक से सैंड आर्मर्ड हैवी गार्ड और यूनो अपने विंड मैजिक से टावरिंग टोर्नेडो का स्पेशल मैजिक करता है और उन ज़ॉम्बीज को ढेर कर देता है। और जो मिमोसा होती है वो अपने ड्रीम हीलिंग फ्लावर क्रैडल से सबको हील कर रही होती है, जितने भी इंजर्ड सिटीजन्स होते हैं उनको हील करती है। और ये मोहतरमा अपना अर्थ क्रिएशन मैजिक रैंगिंग मदर गोडेस से सब ज़ॉम्बीज को मारती है। और चार्लोट ब्रियर क्रिएशन मैजिक कॉर्प्स हंटिंग ब्रायर ट्रीज मैजिक का यूज करती हैं। और सॉलिड अपने वाटर क्रिएशन मैजिक से स्लैशिंग सी सरपेंट से उनको मारता है। नेब्रा अपना मिस्ट मैजिक यूज करती है, सॉलिड मिस्ट क्लोन्स, बहुत सारे क्लोन्स बना लेती है और उन ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती है। नोजेल मर्सी मैजिक रेन ऑफ सिल्वर, फ्यूगोलियन फायर क्रिएशन मैजिक से लियो र्यूंजेंस मैजिक से अटैक करते हैं। अपने सारे मैजिक नाइट और भी कई तरह के अपने मैजिक से उन ज़ॉम्बीज को मारते हैं। अपने मैजिक नाइट कई सारे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उन सब की नजरों में ये सब उनके लिए हीरोज होते हैं। उनके सुपर हीरोज उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। वो खुशी के मारे झूम रहे होते हैं, ओ भाई हमारे सुपर हीरो हमको बचाने आ गए। ल्यूपोल्ड को आस्था की आवाज सुनाई देती है और वो आस्था के करीब जाता है और वो देखता है कि आस्था एक बच्ची को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहा है। लियोपोल्ड आस्था की फिजिकल पावर से इम्प्रेस हो जाता है। उसने इतने सारे ज़ॉम्बीज इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से निपटा दिए, वो भी सिर्फ एक तलवार की मदद से। रेड्स के पास स्पेशल मैजिक भी है एंड उसका मैजिक इन कॉर्प्स यानी कि ये मुर्दे लाशें ये ज़ॉम्बीज के अंदर से कनेक्ट है। उसके पास एक ऐसी काबिलियत है, वो जैसा चाहे इनको कंट्रोल कर सकता है। बट आस्था का मैजिक स्वॉर्ड का काम ही है कि मैजिक को नलिफाई करना, इसलिए आस्था को अपने दुश्मन ज़ॉम्बीज को सिर्फ जोर से हिट करना है और उनपे से रेड का मैजिक का असर खत्म हो जाएगा। नमस्ते एनीमे फैंस, अगर आपको लगता है कि मैं एनीमे कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है और आप लोगों को मेरे को थैंक्स बोलना है, तो आप लोग मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू सुपर थैंक्स। हर एक वीडियो के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसको टच करके आपका जितना भी मन हो उस अमाउंट को चूज करके आप जो भी मेरे को कहना चाहते हैं उसको लिख देना एंड मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा। और जो लोग सुपर थैंक्स नहीं कर सकते हैं वो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स में थैंक्स लिख दीजिए और जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो भी। चलो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, अब इस वीडियो को फुल्ली एंजॉय करो। आस्था ये बोलते हुए रेड्स पर हमला करता है कि तुम इनोसेंट पीपल पर अटैक क्यों कर रहे हो, मैं तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। तभी रेड्स अपने स्पेशल मैजिक यानी कि अपने पोर्टल से एक पावरफुल मुर्दे को निकालता है जो कि उसकी रैंक में नंबर 4 पर होता है। उसका नाम है जिम्मी और वो अपने कर्स मैजिक से आस्था पर अटैक करता है। आस्था के गाल पर एक घाव भी बन जाता है। फिर हमको ऊपर से एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देख सकते हैं कि क्लोवर किंगडम का क्या हाल हो चुका है। सब जगह तबाही मची हुई है, सब जगह आग लगी हुई है। बट अपने हीरोज अपनी जी जान से उनसे मुकाबला करते हैं। वो ज़ॉम्बीज हैं तो बहुत कमजोर, वो अपने मैजिक नाइट के जितने पावरफुल नहीं हैं, बट वो आते ही रहते हैं, वो उनको मारते रहते हैं, बट फिर भी एक के बाद एक वो आते ही जाते हैं।
ऐसा लगता है कि उनका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अपने मैजिक नाइट सोच रहे होते हैं कि ये ज़ॉम्बीज तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, असली दुश्मन कोई और है। आस्था इरिटेट होके बोलता है, हे इट्स नॉट फेयर कि तुम एक के बाद एक मुर्दे निकाले जा रहे हो, तुम खुद आओ और मेरे से लड़ाई करो। तभी आस्था नोटिस करता है कि उस मुर्दे जिम्मी के अटैक से आस्था के गाल पर जो घाव था वो ब्लीडिंग कर रहा है, खून निकल रहा है उसमें से। वो एक कर्स मैजिक है और वो घाव बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बट फिर भी अपना आस्था उनसे लड़ता है। जिम्मी आस्था पर अटैक करता ही रहता है और अपना आस्था उसके सारे अटैक्स वो अपनी छोटी वाली तलवार से डॉज कर रहा होता है, क्योंकि बड़ी वाली तलवार भारी होती है वजन में और उसको चलाने में मुश्किल होती है। इसलिए वो अपनी छोटी वाली तलवार से उन सब हमले का सामना करता है। रेड्स भी मान जाता है कि बिना मैजिक के भी आस्था अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से अच्छी टक्कर दे रहा है उस एंटी मैजिक स्वॉर्ड को यूज करके। इसलिए वो अपने जिम्मी को बोलता है कि वो आस्था से निपटने से पहले उस बच्ची को मार दे। जिम्मी उस बच्ची पर हमला करता है पर आस्था उसको बचा लेता है। रेड्स आस्था से बोलता है कि तुम दूसरों को क्यों बचा रहे हो, तुम सब मैजिक नाइट में कीड़ा रहता है कि सब लोगों को बचाना, अपनी जान क्यों नहीं बचाते, तुमको क्या मिलेगा दूसरों की जान बचाने से, तुम उनकी जान बचाओ या नहीं, तुम आखिर में लूजर ही रहोगे। आस्था बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए किसी की जान बचाने के बदले में। जिम्मी उस बच्ची पर अटैक करता जाता है बार बार और लगातार, और आस्था उसको बचाता रहता है। फिर नोएल आस्था के पास आती है और सोचती है मेरे को आस्था की हेल्प करनी होगी। तभी उसके मन में कुछ बातें आने लगती हैं जिसमें उसके भाई बहन उसकी इंसल्ट कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि उसके भाई बहन किस तरह से उसे जलील कर रहे थे, किस तरह उसको नीचा दिखा रहे थे। उन बातों को सोचकर नोएल नर्वस हो जाती है एंड वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है प्लीज कोई तो आस्था की मदद करो। फिर कुछ ज़ॉम्बीज नोएल को घेर लेते हैं। फिर गोलियन उनको मारकर नोएल को बचाकर उसके सर पर एक चपेट देता है। फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, ये कोई टाइम नहीं अपने भाई बहन के टोंट वाली बातों को याद करके अपने माइंड से काबू खोने का। इस बैटल फील्ड में तुम्हारे पास कुछ जिम्मेदारी हैं, क्योंकि तुम इधर एक एज अ मैजिक नाइट के तौर पर खड़ी हो। एक गलत डिसीजन लेने से एक जने की जान जा सकती है, सो फोकस। अगर तुमने अपने फ्री विल से मैजिक नाइट को ज्वाइन किया है तो फिर तुमको डिटर्मिनेंट होना चाहिए कि तुमको स्ट्रॉन्ग बनना है। कमजोर होने में कोई बुराई नहीं है, पर कमजोर रहने में बुराई है। जितने भी लोग हैं वो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अपने आप को ताकतवर बनाओ। नोएल सोचने लगती है स्ट्रॉन्ग बनना है, हाँ राइट, आस्था ने भी कई बार प्रूव्ड किया है कि वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जब आस्था कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आस्था अब थकने लगता है पर जिमी नहीं थकता, वो आस्था पर लगातार अटैक करता रहता है। आस्था भी उस बच्ची को प्रोटेक्ट करता रहता है बट उसके पेट में कई जगह वो कर्स अटैक लग जाता है। जिम्मी उस बच्ची पर अटैक कर देता है। आस्था को चोट लगी होती है इसलिए वो उसको बचाने में थोड़ा स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और वो उस बच्ची को बचाने में थोड़ा लेट हो जाता है। बट तभी नोएल उधर आके अपने मैजिक से उस बच्ची के चारों ओर एक मैजिक शील्ड बना देती है, जिस वजह से आस्था फ्रीली मूव कर पाता है। आस्था के चारों ओर कई सारे मुर्दा आ जाते हैं जिनको लियोपोल्ड अपने मैजिक से ढेर कर देता है। लियोपोल्ड आस्था को असिस्ट करता है और आस्था जिम्मी की ओर तेजी से बढ़ता है। वो टोर्नेडो की तरह घूमता है। वो जिम्मी के सारे अटैक से बचकर जिम्मी पर अटैक करता है अपनी तलवार से टोर्नेडो की तरह घूमते हुए और जिम्मी को ढेर कर देता है। लियोपोल्ड ने आस्था जैसा मैजिक नाइट कभी नहीं देखा, इसलिए वो आस्था से काफी इम्प्रेस होता है। इवन फ्यूगोलियन भी आस्था को देखकर स्माइल करते हैं। फिर आस्था रेड्स स्पिरिटो पर अटैक करने की सोच ही रहा होता है कि रेड्स एक और अपने पावरफुल मुर्दे को बाहर निकालता है। उसकी रैंक में वो दूसरे नंबर पर होता है जिसका नाम है फोर्थ आल्फ्रेड। उसके पास ताबड़तोड़ खतरनाक लाइटनिंग मैजिक होता है और वो एक बहुत बड़ा लाइटनिंग अटैक आस्था की ओर करता है। नोजेल उन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए सोच रहे होते हैं कि ये ज़ॉम्बीज भले ही संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन बहुत कमजोर हैं। इनको कमांड कौन कर रहा है और असली दुश्मन किधर है और वो चाहता क्या है? क्या वो किंग को मारना चाहता है? इस इमरजेंसी में जूलियस एक मिशन पर होता है, इसलिए जूलियस के सारे एडवाइजर किंग के महल में पहुंच जाते हैं उसको सिक्योरिटी देने के लिए। बट इस बात से किंग खुश नहीं होता। उसको लगता है कि जूलियस की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे मेन पर्सन को प्रोटेक्ट करने की। कौन? किंग की, जो ये बैठा है ना मोटा सा लड़कियों के साथ। बट विजर्ड किंग को पता है कि कब किसको कितना अटेंशन देना है। जूलियस के पास फुल पावर है मिलिट्री के मामले में। जब बात आती
रही है क्लोवर किंगडम के डिफेंस पर। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेफ जैमो एक स्पेशल डिश बना रहे होते हैं मैजिक नाइट के लिए। बाकी के शेफ उनको बोलते हैं सर नेशनल इमरजेंसी है, हमको शेल्टर के नीचे जाना चाहिए, बट वो इनकी एक ना सुनते। वो बोलते हैं एक ट्रू शेफ कुकिंग के बीच में काम अधूरा नहीं छोड़ता। वो थोड़ा नाराज होते हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी डिश को टेस्ट करने के लिए कोई भी मैजिक नाइट नहीं है। वो सब तो क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल गए, पर तभी चार्मी उधर उनके पास आके उनकी डिश टेस्ट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करती है। शेफ देखते हैं ये तो ब्लैक बुल की मैजिक नाइट है और चार्मी का फेस देखकर वो उसके लिए डिश तैयार करने लगते हैं। चार्मी खुशी के मारे नाचने लगती है। आस्था नंबर 2 आल्फ्रेड को अपनी स्वॉर्ड से हिट नहीं कर पाता क्योंकि वो हवा में इधर उधर उड़ता रहता है। नोएल उस छोटी बच्ची को वहाँ से भागने को बोलती है सही मौका देखकर। वो बच्ची बोलती है कि आस्था को भी हेल्प चाहिए, तो नोएल बोलती है तुम जाओ और ये काम मेरे पर छोड़ दो, मैं अपने फ्रेंड को ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी। नोएल आस्था की हेल्प करने की सोचती है। वो सोचती है कि डंजन में आस्था ने मेरी पावर बोरो की थी मार्स को हराने में, अगर मैं इस बार भी ऐसा ही करूँ तो आस्था आराम से इसको हरा देगा। लियोपोल्ड भी नोएल के साथ मिलके आस्था की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी रेडिस एक और ज़ॉम्बिस को समन करता है उन दोनों को बिजी रखने के लिए। और उस ज़ॉम्बिस के पास मडी वाटर मैजिक होता है जो लियोपोल्ड के मैजिक पर भारी पड़ेगा। रेडिस आस्था को बोलता है कि तुमने मेरे को बोला था ना कि आओ और मेरे से खुद फाइट करो, पर मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, मैं जीतने वाला हूँ। सिर्फ अपने ज़ॉम्बिस को तुमसे फाइट करते हुए देखकर मेरे पास दिमाग है जो मैं मिनिमम रिस्क लेकर शो एंजॉय करता हूँ। आस्था के मन में चल रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मेरे को इसको हराना है। रेडिस बोलता है तुम मेरे को नहीं हरा सकते, हा 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 हा। आल्फ्रेड अपने आप को फुल चार्ज कर रहा होता है, फुल स्केल अटैक करने वाला होता है आस्था पर, और आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है मैं क्या करूँ। एंड नोएल और लियोपोल्ड भी बिजी होते हैं दूसरे वाले ज़ॉम्बिस से फाइट करने में। तभी आग की रोशनी आती है और एक ताबड़तोड़ अटैक से आल्फ्रेड राख बन जाता है। रेडिस शॉक्ड, एक ही अटैक में आल्फ्रेड डेड। आस्था उसको अपने दम पर हराना चाहता था। फ्यूगोलियन आस्था के पास आके उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहते हैं कि सॉरी तुम्हारी फाइट में इंटरफेयर करने के लिए, बट मैं तुम्हारे जैसे मैजिक नाइट को मरते हुए नहीं देख सकता। वो आस्था की तारीफ भी करते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, इवन विद नो मैजिक, यामे की फोरसाइट यानी कि दूरदर्शिता हम सबसे अच्छी है जिसने तुमको चुना इस क्लोवर किंगडम के बेटर फ्यूचर के लिए। वो आस्था को भी अपना राइवल डिक्लेयर करते हैं क्योंकि वो भी विज़र्ड किंग बनना चाहते हैं। वो बोलते हैं रेडिस से मैं फाइट करता हूँ, ये काम तुम हम मेरे ऊपर छोड़ दो। रेडिस बोलता है क्या ये बच्चा मैजिक नाइट नहीं बन सकता, भले ही इसके पास एंटी मैजिक एबिलिटी है पर इसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। फ्यूगोलियन रेडिस से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी हम्बलनेस देखकर आस्था से रुका नहीं जाता और वो भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो आस्था के सिर पर एक चपेट देते हैं ये रियलाइज कराने के लिए कि वो अभी इंजर्ड है। एज अ वॉरियर तुमको अपनी बॉडी की कंडीशन का पता होना चाहिए कि तुम फाइट कर सकते हो या नहीं। आपका उत्साह आपका बड़ा हथियार हो सकता है, लेकिन अपने दिमाग को भी ठंडा रखें अगर तुमको सच में एक विज़र्ड किंग बनना है तो। फ्यूगोलियन रेडिस से पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो रेडिस बताता है कि पहले वो भी क्लोवर किंगडम का एक मैजिक नाइट था पर्पल ओरका स्क्वाड में, बट उन्होंने उसको निकाल दिया क्योंकि उनको लगता था कि उसका मैजिक डेंजरस है। उसको सिर्फ स्क्वाड से ही नहीं बल्कि पूरे किंगडम से ही निकाल दिया, जबकि इस किंगडम में मैजिक ही सब कुछ होता है और उसका मैजिक काफी पावरफुल था, कई रॉयल पीपल से भी ज्यादा। वो एक नॉर्मल सिटीजन था यानी कि कॉमनर, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ और वो अब क्लोवर किंगडम से बदला लेगा। फ्यूगोलियन को याद आ जाता है कि रेडिस एक नॉर्मल सिटीजन था बट उसका मैजिक बहुत पावरफुल था। फ्यूगोलियन को गुस्सा आ जाता है कि सिर्फ एक चाइल्डिश रीजन से तुम इनोसेंट पीपल की जान ले रहे हो, बट रेडिस डैम सीरियस होता है। फ्यूगोलियन लियोपोल्ड से पूछते हैं कि तुमको कोई हेल्प चाहिए, तो वो बोलता है कि नहीं सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो वो और नोएल उस ज़ॉम्बिस को संभालेंगे जबकि फ्यूगोलियन रेडिस से निपटेगा। वो रेडिस पर एक पावरफुल अटैक करते हैं बट रेडिस बच जाता है। वो अपने नंबर 1 ज़ॉम्बिस को निकालता है कार्ल, वो मैजिक बैरियर से बच जाते हैं। फ्यूगोलियन साथ ही साथ अपने यंगर मैजिक नाइट को भी कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं। वो आस्था को बोलते हैं तुमको याद है ना मैंने क्या बोला था, अपने दिमाग को शांत रखना है।
रेडिस का नंबर 1 काल मैजिक शील्ड बनाकर रखता है और प्लस फ्यूगोलियन पर अटैक करता है, पर फ्यूगोलियन पर भी खुद का एक मैजिक बैरियर है। वो रेडिस के सारे अटैक से बच जाते हैं, पर रेडिस अपने नंबर 1 काल के द्वारा लगातार अटैक करता रहता है। फ्यूगोलियन कुछ देर तक ही इस अटैक से बचते रहते हैं अपने मैजिक बैरियर से, और फिर अपने सोल लीनिया अटैक से एक सरप्राइज अटैक करते हैं, काल को खत्म कर देते हैं। क्लोवर किंगडम में से अंधेरा चले जाता है, रोशनी निकल जाती है। उन्होंने नोटिस किया था कि जिन जिन स्पॉट से काल अटैक कर रहा है उस स्पॉट पर मैजिक बैरियर कमजोर हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है और पतला हो जाता है मैजिक बैरियर। मौका देखकर चौका मारकर वो आस्था, नोएल एंड लियोपोल्ड को भी यही सेम चीज बताते हैं। बैटलफील्ड में अपने मन को शांत रखो, अपने और अपने अपोनेंट की एबिलिटी को जज करो और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को मेंटेन रखो, तो तुम कभी नहीं हारोगे। आस्था इम्प्रेस हो जाता है कि इंस्टेंटली इन्होंने अपने अपोनेंट की वीकनेस को देख लिया। तो ये होता है कि मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन होना। ही इज ऑसम। फ्यूगोलियन जब रेडिस पर भड़क रहे होते हैं कि तुम्हारे पास काफी ठीक मैजिक पावर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनोसेंट पीपल पर वायलेंस दिखाओगे। किंग को सब खबर करते हैं कि सब एनिमीज को मोबिलाइज कर दिया गया है। सब मैजिक नाइट ने उन ज़ॉम्बीज को मिलकर खत्म कर दिया। नोजेल को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यूनो को लगता है कि उसको और स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो इन सब चीजों को और स्मूथली हैंडल कर सके। क्लोवर किंगडम की जनता अपने हीरोज की तारीफ करते हुए हिप हिप हुर्रे कर रहे होते हैं। तभी एक मिस्टीरियस वुमेन जो कि एक झाड़ू पर होती है, जादुई झाड़ू पर, वो उड़ रही होती है और बोलती है, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया खुशी मनाने का? गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो पिछले एपिसोड में हमने रेडिस एंड फ्यूगोलियन के बीच में फाइट देखने को मिलती है, जिसमें फ्यूगोलियन रेडिस के नंबर 1 काल्स को हरा देता है। हारने के बाद रेडिस बहुत डिसअपॉइंटेड होके कि यार हर बार मैं हार क्यों जाता हूँ, आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक इन सबसे पावरफुल है। मैंने अपने जादू के बारे में हर चीज का अध्ययन किया, अपने कौशल को निखारा और तैयार किया। उसके बाद रेडिस का वो ज़ॉम्बी लियोपोल्ड पर लगातार हमला कर रहा होता है, जिससे लियोपोल्ड बच रहा होता है। फिर नोएल लियोपोल्ड के लिए एक शील्ड बना देती है, जिससे लियोपोल्ड उस ज़ॉम्बी के करीब पहुंचकर उसको अपने फायर मैजिक से खत्म कर पाता है। फ्यूगोलियन उनको बोलते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया, तुमने दिखाया कि तुम मैजिक नाइट एंड रॉयल्टी कहलाने लायक हो। तो लियोपोल्ड अपने भाई को सैल्यूट करने लगता है क्योंकि ये इसके कैप्टन है। नोएल ने भी सैल्यूट किया। फिर वो मन में सोचती है कि मैं क्यों सैल्यूट कर रही हूँ। फ्यूगोलियन अपने बाइंडिंग मैजिक से रेडिस को पकड़ लेते हैं। उनको रेडिस से कई सारे सवाल पूछने हैं, पर उससे पहले वो उसकी ग्रिमोयर को देखते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पेज होता है। क्या इसका मतलब ये है कि रेडिस सिर्फ एक ही स्पेल यूज कर सकता है? रेडिस की ग्रिमोयर को देखने पर रेडिस को बहुत गुस्सा आ जाता है। मेरी ग्रिमोयर को हाथ मत लगाओ, क्या तुम मेरे को नीचे दिखाना बंद करोगे? जख्मी आस्था उसकी तरफ चलते हुए बोलता है, क्या तुमको कौन नीचा दिखा रहा है? तुम चाहते हो कि सब लोग तुमको एक्नॉलेज करें, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास पावरफुल मैजिक भी है, पर अब उसका कोई मतलब नहीं बनता। जो तुमने किया उसके बाद तुमने अपने पावर को वेस्ट किया। नोएल आस्था को सहारा देती है। फ्यूगोलियन बोलते हैं कि तुम अगर इस पाथ को चूज करने की जगह कुछ और अच्छा करते तो जो तुम चाहते वो पा सकते थे, बट अभी जो तुमने किया उसकी सजा तो तुमको मिलके ही रहेगी। उतने में ही रेडिस से कोई बात करने लगता है। उसके कान में एक एयरफोन टाइप कुछ लगा होता है और कोई रेडिस से बोलता है, तुमने अपना सबक सीख लिया ही होगा कि तुम एक कैप्टन को अकेले नहीं हरा सकते, तो अब से तुम एकदम प्लान के अकॉर्डिंग मूव करोगे। आस्था को सुनाई दे जाता है कि रेडिस किसी से बात कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है। सब लोग मैजिक नाइट की तारीफ कर रहे होते हैं। नोजल को अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। तभी हमको वॉइस ओवर में विलन की वॉइस सुनाई देती है। वो बोलता है, सारे मैजिक नाइट उसी जगह पर हैं जैसा हमने प्लान किया था। यूनो की ग्रिमोयर चमकने लगती है और वो हवा में उड़ने लगता है और बाकी सभी मैजिक नाइट एक बड़े से स्पेशल मैजिक की चपेट में आ जाते हैं और पता लगता है कि वो स्पेशल मैजिक उनको रॉयल कैपिटल से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर छोड़ देता है। फ्यूगोलियन लियोपोल्ड को महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बाकी सब मैजिक नाइट का माना अचानक गायब कैसे हो गया? पिछले एपिसोड में जो वुमन हमको दिखी थी झाड़ू पर उड़ते हुए, वो मैजिक नाइट को स्टूपिड एंड पैथेटिक बोलती है क्योंकि वो उस स्पेशल मैजिक के जाल में फंस गए एंड उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, मतलब फाइट करने के लिए। फिर उसके बाद वो अपने मैजिक से लोगों की लाइफ स्पैन छीनने लगती है अपने आप को जवान रखने के लिए।
सब नागरिक बूढ़े होने लगते हैं क्योंकि ये औरत उन सभी की लाइफ स्पैन लेने लगती है अपने जादू से। एक लड़की उससे डर के भाग रही होती है। वो एक लड़की के अंदर से उसकी लाइफ स्पैन खींच लेती है क्योंकि उसको लगता है वो लड़की क्यूट बनने का नाटक कर रही है उससे डर के भागने के दौरान। फिर जब उसके साथ वाला लड़का आता है वो उसके पास जाके पूछती है, बताओ मैं सुंदर दिखती हूँ ना, मैं कितनी साल की दिखती हूँ तुमको। वो लड़का डर से कांप रहा होता है, ये क्या कर दिया तुमने मॉन्स्टर। वो लड़का उसको मॉन्स्टर बोल देता है तो वो औरत उसको भी बूढ़ा बना देती है। तभी यूनो आता है। वो औरत बोलती है, फाइनली कोई तो उस स्पेशल मैजिक से बच निकल पाया, चलो थोड़ा मजा करते हैं। यूनो बोलता है, मैं तुमको और लोगों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा ओल्ड हैग। ओल्ड हैग कहने पर वो गुस्से में आ जाती है और कई तरह के कर्सिस मैजिक से वो यूनो पर अटैक करती है और वो अटैक जब तक यूनो का पीछा करते रहेंगे जब तक वो उसको लग ना जाए। यूनो उससे फाइट करते हुए उससे पूछता है, तुम कौन हो और इधर किस लिए आए हो। वो यूनो की हॉटनेस देखकर बोलती है, हम किसी को खत्म करने आए हैं, वही हमारा गोल है। यूनो पूछता है किसको, तो वो बोलती है, तुमको लगता है मैं इतनी पागल हूँ कि तुमको बता दूंगी। वो यूनो पर लगातार अटैक करती रहती है। सीन शिफ्ट होता है। फुईगोलियन रेडिस से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, तुम्हारे साथ कम से कम एक और जना तो होना ही चाहिए सारे मैजिक नाइट को स्पेशल मैजिक से इधर से कहीं और भेज देने के लिए। कहाँ पर हैं वो तुम्हारे साथ के लोग, क्या वो पहले ही इधर से भाग चुके। भले ही तुमने मैजिक नाइट को इधर से कहीं और भेज दिया हो फिर भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि इस कैपिटल पर कब्जा कर सको, या फिर तुमको लगता है कि तुम आसानी से किंग तक पहुँच जाओगे। तुमने बोला था कि तुम क्लोवर किंगडम से बदला लेना चाहते हो पर मेरे को दिख रहा है कि तुम्हारा उससे भी बड़ा कोई और मोटिव है। रेडिस बोलता है, तुमको सच में जानना है कि हम एक्चुअली में किसके पीछे हैं। तुम्हारे पीछे हैं तुम्हारे फुईगोलियन। फिर वो स्पेशल मैजिक से फुईगोलियन को एक अजीब सी जगह पर ले जाते हैं। यूनो उन अटैक से लगातार बच रहा होता है पर वो कई सारे होते हैं। जब तक वो यूनो को लग ना जाए तब तक वो यूनो को पीछे करते ही रहते हैं और अटैक कई बार यूनो को लग भी जाते हैं। यूनो को लगता है कि इन अटैक से ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है मेरी बॉडी पर, बट स्टिल ये कई सारे हैं, एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। पर बाद में पता चलता है कि वो कर्स मैजिक स्लोली बट इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देते हैं। पहले यूनो को दिखना कम होने लगता है, फिर सुनना भी कम होने लगता है एंड देन उसकी पूरी बॉडी सुन पड़ जाती है। वो मूव करना बंद कर देती है। यूनो अपने मन में ही खो जाता है। उसने गोल्डन डाउन को ज्वाइन किया 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोर की एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरने के लिए, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ ज्यादा खास नहीं किया। उस डंजन में भी उस मार्स को मैंने नहीं, एक मैजिक स्पिरिट ने हराया था जो उधर कई सालों से दफन थी, और स्पेशल मैजिक के चपेट से भी वो इसलिए बच पाया क्योंकि उस पावर ने रिएक्ट किया, ना कि मैंने खुद को बचाया। मैंने उन सब लोगों को इग्नोर किया जो मेरे को ताना मारते थे कि भले ही यूनो पर 4 लीफ क्लोवर है, भले ही यूनो पर 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोयर है, पर वो आखिर में एक कॉमनर ही है, एक आम इंसान, एक किसान। उसके बावजूद उसने अपने आप को ट्रेनिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनने का कोशिश ही किया, पर फिर भी वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे वो पावर यूनो की बात को सुनना ही नहीं चाहती हो। गोल्डन डाउन में भी यूनो को कॉमनर, आम इंसान, किसान के नाम पर टोंट सुनने को मिलते हैं, पर यूनो उससे नहीं डरता। वो उस औरत पर अटैक करता है पर वो उसको लगता ही नहीं है क्योंकि यूनो की पूरी बॉडी के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। वो औरत बोलती है कि तुम मेरे से गिड़गिड़ा के अपनी जान की भीख मांगो तो मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगी। यूनो मना कर देता है एंड वो अब कंप्लीटली सारे सेंसेस खो देता है। उसके बाद यूनो एक माना फ्लो के चेन को देख सकता है। अब क्योंकि यूनो के सारे सेंसेस कट ऑफ हो चुके हैं तो यूनो काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। विंड मैजिक यूजर्स सबसे अच्छे होते हैं माना डिटेक्ट करने में। वो औरत कॉन्स्टेंटली यूनो से बोलती है कि तुम जल्दी उठो, मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती, जल्दी करो वरना मेरे को तुमको मारना पड़ेगा। यूनो मन में बोलता है, चुप करो, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं कि तुम क्या चाहती हो, मेरे को सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि मैं आस्था से नहीं हार सकता। यूनो एक स्पेल पढ़ता है और इतना सारा माना उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगता है यूनो के पास। वो माना को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। यूनो को समझ आ जाता है कि ये विंड स्पिरिट उसको कॉन्स्टेंटली माना सिग्नल दे रही थी, बट वो अपने विजन एंड हियरिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहा था रेदर देन उसको कॉन्सेंट्रेट होके महसूस करने के बजाय। वो एक ताबड़तोड़ अटैक उस औरत पर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। उस स्ट्रेंज जगह पर फ्यूगोलियन के पास कोई आता है जिसको देखकर फ्यूगोलियन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, ओ ये तो तुम हो। मतलब कि ये जो भी है वो फ्यूगोलियन को पहले से ही जानता है और फ्यूगोलियन भी उसको पहले से ही जानता है। अब ये कौन है ये तो हमको आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा।
तो पिछले एपिसोड में फ्यूगोलियन को एक स्पेशल मैजिक से अजीब सी जगह पर लेके जाया जाता है। पूरे किंगडम पर अटैक हो चुका है और शेफ एंड चार्मी अपने में ही मगन है। एक को खाना खाने में मजा आ रहा है तो दूसरे को देखने में कि उसका बनाया हुआ खाना खाया जा रहा है एक मैजिक नाइट द्वारा। यूनो ने उस विच पर धमाकेदार अटैक किया था और वो उड़ते हुए इनके पास आ जाती है। शेफ वहां से भागने की सोच रहे होते हैं, भागो विच ने अटैक कर दिया। वो विच तनाव में होती है, इसलिए उसको और मैजिक यानी कि माना की जरूरत है। वो चार्मी का माना चुराने के लिए आगे बढ़ती है, पर चार्मी को लगता है कि वो उसका खाने लेने के लिए आ रही है। यूनो हवा में उड़ के इस विच को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो उसका माना सेंस कर सकता है, इसलिए ऑब्वियसली वो विच जिंदा है और वो उसको ठिकाने लगाने, उसको सबक सिखाने के लिए उसे ढूंढ रहा है। यूनो ने इस पावर को अभी मास्टर नहीं किया है अच्छे से, उसका बहुत तेजी से माना खर्च हो रहा है, अपनी लिमिट पर है वो उस विच का माना ओवरफ्लो होते हुए देख सकता है, तो इसलिए वो उसकी ओर बढ़ता है। चार्मी के मना करने पर भी वो उसके करीब आती है विच। जब बात खाने की हो तो चार्मी कैसे पीछे हट सकती है, वैसे वो विच खाना नहीं चार्मी का माना चुराने के लिए आती है, यानी कि मैजिक। चार्मी एक मैच्योर लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो अपने मैजिक से उस विच का कर्स माना अपनी ओर खींचकर उसको एक जबरदस्त स्ट्राइक मारती है। वो नॉकआउट हो जाती है, वो दूर जाके गिरती है और ये मैजिक नाइट उसको पकड़ लेते हैं। जितने भी सिटीजन्स को उस विच ने बूढ़ा बनाया था वो सब वापस हो जाते हैं इस विच के हारने के बाद। शेफ बोलता है, देखा मेरा डिलीशियस खाने की वजह से इसका मैजिक इंक्रीज हो गया। ये सुन के ये दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं एंड हमेशा उसको फॉलो करने को बोलते हैं। चार्मी का स्पेल जैसे ही खत्म हो जाता है उसका खाना गिरने लगता है उस बिल्डिंग से। वो रोते हुए उसको बचाने भागती है पर वो गिर जाता है। फिर यूनो उधर आता है एंड चार्मी के खाने को बचा लेता है। वो देखता है एक किड, एक बच्ची, मैंने जो अद्भुत मैजिकल पावर सेंस की थी वो इससे आ रही थी। वो ब्लैक बुल के रोप को देखकर बोलता है, हाँ यही होगी वो। चार्मी को खाना देने के बाद चार्मी यूनो को थैंक यू बोलती है एंड बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाती है। मेरा मील सेविंग प्रिंस आ गया। चार्मी उसका नाम पूछती है ब्लशिंग करते हुए। यूनो के लास्ट अटैक में उसका काफी माना कंज्यूम हो गया, इसलिए वो थक कर गिर जाता है। चार्मी अपने मैजिक से उसके लिए गद्दा बना देती है और लेटे लेटे स्वादिष्ट खाना खाती है। शेफ बोलता है, तुम मेरे पास आ जाना जब भी भूख लगे, जितना मर्जी चाहो उतना मर्जी खा सकती हो। किंग मार्क्स से बोलता है कि बाहर कितना शोर हो रहा है, उनको शांत कराओ जरा। लियोपोल्ड रेडिस का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलता है, तुमने मेरे भाई को कहाँ भेजा है? नोएल नोटिस कर लेती है कि स्पेशल मैजिक रेडिस कास्ट नहीं कर रहा है। वो ज्यादा दूर से स्पेल कास्ट नहीं कर सकता, जो भी हो वो इधर ही आसपास छुपा होगा, क्योंकि उसने फ्यूगोलियन को पिन पॉइंट कर रखा था। आस्था उसको ढूंढ लेता है। वो स्पेल कास्टर मरे हुए ज़ॉम्बीज के नीचे छुपा होता है। वो आस्था से इम्प्रेस हो जाता है कि उसने उसको ढूंढ लिया। वो बोलता है, मुझे लग ही रहा था कि तुम लोग मेरे को ढूंढ लोगे अगर मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का मैजिक यूज करता तो, इसलिए मैं इस गंदे भेष को बनाने की परेशानी में पड़ गया। खैर अब ये ऑलरेडी ओवर हो गया। फ्यूगोलियन उसके स्पेशल मैजिक के पोर्टल से जमीन पर गिरता है। उसका एक हाथ कटा हुआ होता है। नोएल डर के मारे चीखने लगती है। आस्था भी चिल्लाता है एंड देन लियोपोल्ड भी। आस्था सोच में पड़ जाता है कि जो इतना ताकतवर है उसको कौन हरा सकता है। लियोपोल्ड अपने कुछ पुराने पलों को याद करने लगता है जो उसने अपने भाई फ्यूगोलियन के साथ बिताए थे। वो बोलता है, मेरा भाई कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं। फिर फ्यूगोलियन की ग्रिमोर उधर से गिरती है। उनकी ग्रिमोर ठीक है, मतलब कि वो अभी भी जिंदा हैं। नोएल फ्यूगोलियन की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है और ये भी बोलती है अगर मिमोसा इधर होती तो वो इसको ठीक कर देती, यानी कि हील कर देती। तभी फ्यूगोलियन की ग्रिमोर ब्रेक होने लगती है। नोएल लियोपोल्ड से हेल्प मांगती है मगर वो तो सदमे में होता है। नोएल बोलती है, क्या तुम अपने भाई को ऐसे ही मरने दोगे? मौका देखते ही रेडिस अपने मैजिक ब्लास्ट से लियोपोल्ड पर हमला करता है। फिर वो कैप्टन फ्यूगोलियन की ओर बढ़ता है उनको मारने के लिए। तभी रेडिस का साथी बोलता है, तुमने अपना पर्पस फुलफिल कर दिया तो अब यहाँ से चलो, इससे पहले कि बाकी के मैजिक नाइट यहाँ पर पहुँचे। वो रेडिस को अपने स्पेशल मैजिक से वहाँ से लेके जा रहा होता है पर आस्था ऐसा होने नहीं देता। आस्था जख्मी होने के बाद भी वो रेडिस की तरफ भागता है पर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता उसके पास उस पर अटैक करने के लिए। वो शांत रहकर सोचता है कि वो रेडिस को कैसे रोक सकता है, जैसे कि फ्यूगोलियन ने उसको बताया था बैटलफील्ड पर
एकदम शांत रहना है। वो अपनी एक तलवार से उसको स्पेशल मैजिक की ओर फेंक कर नलीफाई कर देता है और दूसरी तलवार से उसके फेस पर एक कट मार देता है। वो जितनी भी बार वहां से भागने की कोशिश करता है, आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसको रोक देता है, उसके स्पेशल मैजिक को नलीफाई कर देता है। रेडिस दर्द के मारे चिल्लाता है। आस्था बोलता है, अब हुआ ना दर्द, मैं तुमको बताता हूँ दर्द क्या होता है, जो तुमने इतने सारे इनोसेंट पीपल को मारा और हर टाइम हंसते रहे। वो एक के बाद एक उसको पंच मारता है रेडिस को। रेडिस कहता है, जो कमजोर होते हैं, जिनके पास कम मैजिक होता है, वो हमेशा हारते हैं उनसे जो स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके पास ज्यादा मैजिक होता है। और अब तुम भी मरोगे मेरे मैजिक से। पर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता। आस्था उसको सही से पिल रहा होता है, ये बोलते हुए कि भले ही मेरे पास मैजिक ना हो, पर मैं इधर सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट हूँ और ये मैं सबको दिखा के ही रहूंगा जब मैं विजर्ड किंग बनूंगा। फिर वो वोल्टोस से हेल्प मांगता है। वोल्टोस भी आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड से परेशान होता है, इसीलिए वो मैजिक इकट्ठा करने लगता है आस्था पर अटैक करने के लिए। वो आस्था पर अटैक करता है अपने स्पेशल पोर्टल से। नोएल उसको देख लेती है और आस्था को बचने के लिए बोलती है, हालांकि वो अटैक उसको लगने ही वाला होता है कि लियोपोल्ड अपने मैजिक से उसको बचा लेता है। लियोपोल्ड भी अपने आप को संभाल लेता है, पैनिक करना बंद कर देता है। उसको अपने भाई की बताई हुई बातें याद होती हैं कि बैटलफील्ड में शांत रहकर फाइट करनी है, पैनिक नहीं करना है। लियोपोल्ड और आस्था दोनों रेडिस की ओर बढ़ते हैं उसको सबक सिखाने के लिए। तभी बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है, हमको मास्टर ने इधर भेजा तुमको देखने के लिए और तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम तो हार रहे हो। हवा की लहर आस्था और लियोपोल्ड नोएल को तीनों को घेर लेती है। उधर दिखाई देता है कि अब उधर 5 लोग उनसे फाइट करने के लिए हैं। रेडिस बोलता है, अब बाजी पलट गई है बच्चे। आस्था को भी अब समझ आ जाता है कि अब मैंने और ब्लड खोया तो मेरी कंडीशन बहुत बुरी हो जाएगी। वो अपने जख्मों पर अपनी ही तलवार से कट मार लेता है अपने आप को, ताकि कर्स का असर खत्म हो जाए। इन मोहतरमा को आस्था फनी लगता है और वो बोलती है, क्या मैं इसको रख लूं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके साथ वाला बंदा बोलता है, चुप हो जाओ। वो सब आस्था, नोएल एंड लियोपोल्ड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आस्था अपने ही जख्मों पर अपने ही स्वॉर्ड से कट मार लेता है ताकि कर्स का असर खत्म हो जाए। एंड मन में ही फिगोलियन से बोलता है, मेरे को देखो। वो उन सबसे बोलता है, मैं बचपन से ही फाइट करते आया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने लोग हो, मैं सबको संभाल लूंगा। सब उस पर अटैक करते हैं अपने मैजिक से, पर आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उनको रोक लेता है। वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये पक्का एंटी मैजिक यूजर ही होगा, जैसे हमारे मास्टर ने बताया था। फिर वो फिगोलियन की बातों को याद करता है जो वो आस्था से बोलते हैं, तुम्हारा एग्रेशन भले ही तुम्हारा ग्रेटेस्ट वेपन हो, बट शांत रहना भी सीखो अगर तुम सच में विजर्ड किंग बनना चाहते हो तो। आस्था फुल जोश में होता है, मैं एकदम कूल एंड काम रहकर इन सब की बैंड बजाने वाला हूँ। लियोपोल्ड अपने फ्लेम मैजिक से उन सब पर ताबड़तोड़ हमला करता है, ये बोलते हुए कि तुमने मेरे भाई के साथ जो किया उसके बाद तुमको क्या लगता है मैं तुमको ऐसे ही जाने दूंगा। आस्था भी फुल जोश में उन पर हमला करता है। आस्था एंड लियोपोल्ड दोनों खतरनाक तरीके से उन पर हमला करते हैं। आस्था एंड लियोपोल्ड इनके टारगेट नहीं है, बट वो फिर भी इनको मारने के लिए अपना मैजिक यूज करते हैं। नोएल उनको बचाने के लिए अपने वाटर मैजिक से उनके लिए शील्ड बना देती है। नोएल की अपीयरेंस को देखकर वो लोग पहचान जाते हैं कि वो सिल्वर हाउस की मेंबर होगी एंड वो रॉयल फैमिली के मेंबर को टक्कर देने के लिए अपनी ग्रिमोयर को यूज करके नोएल का डिफेंस तोड़ देता है। आस्था एंड लियोपोल्ड उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। वो दुश्मन भी विंड क्रिएशन मैजिक से उन पर हमला करता है और इसका अटैक काफी फास्ट होता है। आस्था एंड लियोपोल्ड दोनों घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। वो दुश्मन उनको मारने के लिए एक और बार अटैक करता है, पर इस बार उनको बचाने के लिए बाकी के मैजिक नाइट वहां पहुंच जाते हैं। उधर सारे के सारे मैजिक नाइट पहुंच जाते हैं। वोल्टोस सोचता है, इम्पॉसिबल, इतनी दूर डिस्टेंस से ये लोग इतनी जल्दी आ गए। सारे मैजिक नाइट साथ में काम करते हैं इधर तक पहुंचने के लिए, इसलिए अगर उस स्पेल को कोई नाम देना हो तो वो होगा सुपर कंपाउंड मैजिक। वैसे तो इन मैजिक नाइट की आपस में बनती नहीं है, पर जबकि इन सभी की ड्यूटी है कि क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करने की, तो वो साथ मिलकर काम करते हैं। सब यही सोच रहे होते हैं कि इन लोगों की ऐसी हालत किसने की। मिमोसा फिगोलियन को हील करने की कोशिश करती है। क्लाउस आस्था एंड लियोपोल्ड को देखता है कि वो जिंदा भी है या नहीं। वोल्टोस इन सभी दुश्मनों से बोलता है, हमको यहाँ से चलना चाहिए।
अगर हम इन मैजिक नाइट से फाइट करेंगे तो हमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नोजल बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है और उन पर अपना अटैक करता है। नोजल के अटैक को डिफेंड करने के लिए सैली भी अपना मैजिक कास्ट करती है और वो ऐसा स्पेशल मैजिक का यूज करती है जिससे वो नोजल के अटैक को ही एब्जॉर्व कर लेती है एंड उसके बाद वो आस्था को भी अपने कब्जे में ले लेती है। नोजल पूछता है इसके साथ तुम क्या करोगी? वो बोलती है ये तो सीक्रेट है। वो लोग वहाँ से ये बोल के चले जाते हैं हम मिडनाइट सन की आई हैं और हम जरूर क्लोवर किंगडम को तबाह करेंगे। नोएल बोलती है हमको आस्था को बचाना चाहिए। क्लाउस कहता है हमारे पास कोई भी तरीका नहीं उन लोगों को ट्रैक करने का। नोजल भी बोलता है जाने दो ना, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी रॉयल कैपिटल की डिफेंस को सही करना है। हमको नहीं पता वो कब दोबारा हमला कर दें, क्या पता इधर और भी दुश्मन छुपे हों। हमारे पास ना ही टाइम है और ना ही फालतू का मैजिक उस जैसे लड़के को बचाने के लिए। मिमोसा का हीलिंग मैजिक फुइगोलियन के लिए सिर्फ फर्स्ट एड है, उसको जल्द ही मैजिक वार्ड में ले जाना चाहिए फॉर एडवांस हीलिंग। सॉलिड फुइगोलियन का मजाक बनाता है क्योंकि फुइगोलियन की ये हालत है एंड वो जीत नहीं सका। वर्मिलियन वैसे नहीं है जैसे पहले थे, मुझे शाही होने के लिए शर्मिंदा करता है ये। नोएल बोलती है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो बहुत बहादुरी से लड़े। तो नोजल बोलता है कि क्योंकि हम मैजिक नाइट है, हमारी एग्जिस्टेंस पॉइंटलेस है जब तक कि हम जीते ना। एंड फिर नोजल ये भी बोलता है जैसा कि हम लड़ाई में मौजूद नहीं थे, हम उससे भी कम हैं, फुइगोलियन से कम। उसने लड़ा तो सही, उसने फाइट तो की उनसे। नोजल सभी को बोलता है कि हमको डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। सबके सब मैजिक नाइट डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में जुट जाते हैं। क्लाउस हेडक्वार्टर जाता है री-इन्फोर्समेंट के लिए उसके सीनियर के कहने पर। फिर हम देखते हैं कि मिडनाइट सन के मेंबर क्लोवर किंगडम से भाग निकलते हैं, जहां एक बंदा रेडिस से बोलता है कि हम तुम्हारी वजह से सिर दर्द से गुजरे, ज्यादा उछला मत करो बस इसलिए क्योंकि मास्टर तुमको पसंद करने लगे हैं, बड़े आए कैप्टन से अकेले लड़ने वाले। अगर तुम वैसे ही करते जैसे तुम्हें बोला गया था तो ऐसा नहीं होता। सैली बोलती है कि कैथरीन पकड़ी गई, जैसा कि आपको याद ही होगा यूनो एंड चार्मी ने उसको ढेर कर दिया था। अगर आपको नहीं पता तो पिछला वाला एपिसोड देखना मत भूलना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की। रेडिस बोलता है किसको परवाह है उस बुढ़िया की, जो हमको चाहिए तो वो हमको मिल गया। फिर वोल्टो सैली से बोलता है कि आस्था अंदर नहीं जा सकता, इसको मार दो। सैली बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं इस एंटी मैजिक स्वॉर्ड यूजर को अपनी रिसर्च में यूज करूंगी, इसकी पावर एक अलग ही लेवल पर है। फिर ये बंदा बोलता है अंदर सिर्फ वही जा सकते हैं जिनको मास्टर एक्नॉलेज करते हैं, हम और मुसीबत नहीं चाहते, मार दो इसको इससे पहले कि मास्टर इधर पहुंचे। रेडिस बोलता है मेरे को मारने दो आस्था को। आस्था की आंख खुलती है, पहले तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको आराम मिल रहा होता है। अरे मैं किधर हूँ? फिर वो देखता है कि दुश्मनों ने उसे पकड़ रखा है। सैली आस्था से बोलती है ओ तो तुम उठ गए, तुम मेरी मदद करोगे ना रिसर्च में, मैं तुम्हारी बॉडी एंड ग्रीमोयर को स्टडी करूंगी एंड देन तुम्हारे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करूंगी। आस्था मन में सोचता है ओ तेरी ये लड़की तो सच में पागल है, वो हिल भी नहीं पा रहा होता उस बबल से। वो सब एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं पर उनको पता नहीं होता कि अंदर उनके पापा उनका इंतजार कर रहे हैं। I mean, उधर विजर्ड किंग जूलियस उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो सब शॉक्ड हो जाते हैं, इसने हमको ढूंढा कैसे? दो जने जूलियस को मारने की कोशिश करते हैं पर इससे पहले कि वो अपनी ग्रीमोयर यूज करते हैं जूलियस उनको मार देता है। फिर एक और बंदा जूलियस पर अटैक करता है पर वो आराम से बच जाते हैं। इन सबको संभालना बहुत आसान है जूलियस के लिए। जूलियस बोलता है तुमने क्लोवर किंगडम पर अटैक किया था ना, तुम लोगों को ऐसा ही नहीं मार सकते बिना मरने के लिए तैयार होके। जब तक तुम खुद ही मरने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम दूसरे को कैसे मार सकते हो, जैसे कि बैटलफील्ड में होता है। वोल्टोस भी चौंक जाता है जूलियस की पावर को देखकर, उसका तो मैजिक ही खत्म हो गया पहले ही। वो बोलता है मैं तुम में से एक को जिंदा छोड़ दूंगा जो सबसे पहले सरेंडर करेगा। वो सब बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हमको कम मत समझना। वो सब जूलियस पर अटैक करते हैं। जूलियस बहुत फास्ट होता है, वो उन सब अटैक से इजीली बच जाता है जैसे के लिए ये अटैक उसके लिए कुछ है ही नहीं, लाइक अ गॉड। जूलियस उन सबको एक ही बार में अपने मैजिक से उनको पकड़ लेता है। सैली का मैजिक हट जाता है। जूलियस आस्था को बोलता है आजकल हम एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं, तुम विजर्ड किंग बनना चाहते हो ना तो ध्यान से सब कुछ देखो जो भी हो रहा है, क्योंकि ये केवल एक छोटा सा अंश है जिसको आपको पार करना होगा विजर्ड किंग बनने के लिए।
आस्था देखकर हैरान हो जाता है, एक ही बार में चारों को पकड़ लिया, तो ये है विज़र्ड किंग की पावर जिसको मेरे को सरपास करना होगा फ्यूचर में। जूलियस आस्था को हाथ देता है उसको उठाने के लिए। आस्था कपकपा रहा होता है जूलियस को देखकर, फिर वो अपने आप को जैसे तैसे उठा लेता है। जूलियस उन दुश्मनों से कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए एक पटिया के पास जाता है और ये पत्थर की पटिया पर ऐसी राइटिंग है जो उसने कभी नहीं देखी होती और नहीं ऐसे पैटर्न्स। तुम इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ओह, तुम तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते मेरे स्पेल में फंसे रहने के दौरान। चलो क्लोवर किंगडम चल के बात करते हैं इसके बारे में। तभी जूलियस आस्था को बोलता है तैयार हो जाओ, कुछ आने वाला है। तभी उस पत्थर की पटिया के पास से ब्राइट लाइट निकलती है। वहाँ पर दुश्मनों को मास्टर आ जाता है एंड इतनी तेज रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता। इसी के साथ एपिसोड यहीं अंत होता है। तेज रोशनी वहां से गायब होती है, साथ ही साथ में वो अपने साथी को भी लेके चले जाता है। जूलियस बोलता है क्या वो उनको दुश्मनों का लीडर था? ये लाइट मैजिक तो मेरे खुद के मैजिक से भी ज्यादा फास्ट है। वो वहां से भाग गए बट जूलियस के हाथों में अभी भी एक दुश्मन होता है। फिर वहां मार्क्स का कॉल आता है एंड जूलियस को वो बोलता है जल्द से जल्द मेडिकल वार्ड में पहुंचने के लिए। मेडिकल वार्ड में दोनों भाइयों को मेडिकल टीम ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। मेडिकल वार्ड के बाहर सारे मैजिक नाइट खड़े होते हैं एंड वो सब यही आशा करते हैं कि वो दोनों जल्द से जल्द होश में आ जाएं। एलेक्डोरा एंड हामन भी उधर आते हैं। उन्होंने क्लोवर किंगडम के मैजिक बैरियर को मजबूत कर दिया एंड कम्युनिकेशन स्पेल को भी रिपेयर कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने कई मैजिक नाइट को इकट्ठा करके टाउन में तैनात कर दिए हैं एंड वो आस्था को भी ढूंढ रहे हैं। क्लाउस बोलता है वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, वो फाइटर है। जब आस्था आएगा वो उसको पंच मारेगा। वो इतना रेकलेस कैसे हो सकता है स्टूपिड आस्था। उधर जूलियस पहुंच जाता है आस्था को लेके और साथ ही साथ उस दुश्मन को भी। नोएल आस्था को बोलती है यू स्टूपिड आस्था, तुम बहुत रेकलेस हो, लापरवाही करते हो एंड अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है कि आस्था ठीक है। क्लाउस आस्था के पास जाके रोते हुए बोलता है मेरे को तो लगा था यार तुम मरने वाले हो, तुम मर गए होगे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमको कुछ नहीं हुआ। नोएल मन में ही बोलती है ये तो आस्था को पंच मारने वाला था, अब क्या हो गया। मिमोसा भी आस्था को अपने बड़े बड़े ओपाई के साथ हक करते हुए बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जूलियस को पता चलता है कि फुइगोलियन कोमा में चला गया है, वो उसको कब होश आएगा नहीं पता। जूलियस बोलता है फुइगोलियन को खोना बहुत भारी नुकसान होगा मैजिक नाइट को, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है। ये नतीजा है मेरी मिस जजमेंट का। चार्लोट बोलती है नहीं, ये हमारा इनएक्सपीरियंस यानी कि कम एक्सपीरियंस का नतीजा है। हमने कंफर्म किया है कि फुइगोलिन का पेंडेंट गायब है। पेंडेंट मतलब वो तावीज की तरह गले में पहनते हैं ना, वो लटकन। क्या वो उसी पेंडेंट के पीछे थे? वो जूलियस से पूछती है कि आपको पता है कि वो कौन है? जूलियस बोलता है उनकी बातों से तो लगता है उनको क्लोवर किंगडम से शिकायत है। जूलियस बोलता है नहीं, मेरे को नहीं पता कि वो कौन है। उनकी बातों से तो लगता है उनको क्लोवर किंगडम से शिकायत है। फिर वो मन ही मन में बोलता है कि जो मैंने वो पत्थर की पटिया में स्टोन लगे हुए देखे थे, फिगोलियन का पेंडेंट भी उसी का पार्ट होगा। उन सबको इकट्ठा करके क्या होगा, वो पक्का फिगोलियन के पेंडेंट के पीछे ही होंगे। और ये भी हो सकता है कि फिगोलियन की स्ट्रेंथ एंड उसके आइडियल्स इनके रास्ते में आ रहे हों। मैं विभिन्न असंतुष्टों की गुप्त रूप से जांच कर रहा हूँ और ये पहली बार है जब मैंने उनका पता लगाया है। लेकिन आपको लगता है कि वह कुछ असाधारण और शक्तिशाली योजना बना रहे होंगे, इसलिए मेरे को रॉयल कैपिटल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम इस दुश्मन से बाद में सवाल जवाब करेंगे। इसके पीछे दुश्मन चाहे जो भी हो, हमको क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे। सब एक लाइन में खड़े होकर सैल्यूट करने वाले होते हैं जूलियस विज़र्ड किंग को। तभी सिल्वा हाउस वहां से चला जाता है और नोजल मन में भी बोलता जाता है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस भारी इतनी बुरी फेलियर को। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा फिगोलियन, तुम देख लेना। मैं उसको ढूंढ निकालूंगा जिसने भी तुम्हारे संग ऐसा किया हो और उसको अपने हाथों से मारूंगा। बाकी के मैजिक नाइट भी बोलते हैं कि हमको इससे पहले कभी इतना यूजलेस फील नहीं हुआ। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। फिर वहां पर लियोपोल्ड आता है और बोलता है और मैं बनूंगा तुम सभी लोगों से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आस्था ने भी मेरे साथ डेथ को फेस किया है, मेरे राइवल को भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वो पर्सनल ओथ लेता है यानी कि शपथ लेता है, जिसके लिए वो अपने फोरहेड पर एक मार्क बना लेता है। फिर एक फ्लैशबैक आता है। लियोपोल्ड फिगोलियन से पूछता है कि उसके फोरहेड पर वो डायमंड का सिंबल क्या चीज है, तो वो बताता है कि ये चिन्ह सिंदूर परिवार में व्यक्तिगत
शपथ के चिन्ह के रूप में दिया जाता है। यह सिर्फ उनके लिए है जो विजय प्राप्त करने और राजा बनने के लिए तैयार होते हैं। आस्था कहता है, हाँ मैं इसको तुम्हारी तरफ फोरहेड पर ये मार्क नहीं लगा सकता, बट तुम मेरे राइवल होने के लायक हो। पर तुम्हारा नाम क्या था? ये सुन के सब हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूलियस द विजर्ड किंग सब लोगों के सामने कंक्लूड करते हैं कि एंटाई क्लोवर किंगडम टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था और हम फाइट करेंगे अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। लोगों का पूरा सपोर्ट होता है जूलियस के साथ। विजर्ड किंग को शक होता है कि रॉयल कैपिटल में कोई तो गद्दार है जो उन दुश्मनों की मदद कर रहा है, क्योंकि क्लोवर किंगडम पर आक्रमण तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कोई ना कोई मैजिक नाइट गायब हो जो किंगडम के चारों ओर मैजिक बैरियर लगाकर रखते हैं। इंटेरोगेशन रूम में जाके पता चलता है कि वो उन दुश्मनों के माइंड को रीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड पे कुछ ऐसा स्पेशल मैजिक कास्ट किया गया है जो उनको रोक रहा है इंफॉर्मेशन लेने से। वो दोनों बोलते हैं कि अगर हमारे माइंड पर कोई मैजिक कास्ट भी नहीं किया होता तब भी हम अपना मुंह नहीं खोलते। हमारा मास्टर लाइट है डार्कनेस में, वो हमारे गॉड हैं, सिर्फ उन्होंने हमको अबेंडन नहीं किया, हम उनको कभी धोखा नहीं देंगे। मिडनाइट सन के मास्टर के पास कुछ पूर्ण एकीकृत शक्ति है और भयानक जादुई शक्ति। मार्क्स एंड जूलियस के अकॉर्डिंग जिसने फिगोलियन को हराया वो उनका मास्टर ही होगा। बाकी फिगोलियन खुद ही बताएगा कि कौन और क्या था जब उसको होश आ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है रेडिस पर जो गुस्से में चीख रहा होता है, मैं अगली बार आस्था को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे को हर्ट किया, मेरे को दर्द हो रहा है। फिर उधर सैली आती है, वो बोलती है तुम उस आस्था के बारे में बात कर रहे हो ना, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, मैं उसको अपनी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट में यूज करूंगी, मैं तुमसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगी। और हाँ, जो तुम्हारे फेस पे दर्द हो रहा है ना, मैंने उस चोट को हील कर दिया, तो दर्द कैसे हो रहा है? रेडिस कहता है नहीं, मेरे को अभी भी दर्द हो रहा है और आस्था को मैंने पहले देखा था, तो तुम उससे दूर ही रहना। सैली बोलती है मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कि वो भी आस्था पर अपनी नजर टिकाई हुई है एंड वो नेक्स्ट टाइम उस पे कोई जेल वाला सैंपल यूज करेगी। अगले सीन में हमको मिडनाइट सन का लीडर दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं जॉर्ज एंड कैथरीन को नहीं बचा पाया। वोल्टोस बोलता है उन दोनों में बहुत अकड़ थी, ईगो थी, बट वो तुमको बहुत मानते थे, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे उनको। तो इनके गुरुजी बोलते हैं मेरे को उनकी कोई चिंता नहीं है। तो इसके मास्टर यानी कि इनके गुरुजी बोलते हैं मेरे को उस चीज की कोई चिंता नहीं है, जब तक वो जिंदा हैं मैं इनको रेस्क्यू कर सकता हूँ और करूंगा भी। जब ये भाई साहब यानी कि ये मास्टर इन सबको बचा रहे थे, जब थोड़ा सा अटैक इनको भी लग जाता है जूलियस का, जिस वजह से इसका एक हाथ बूढ़े जैसा सुकड़कर लकड़ी हो जाता है। अपने विजर्ड किंग का फेनोमेनन मैजिक, टाइम मैजिक, फिर ये बोलता है लेकिन हम अपने स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे और उनको हराएंगे। जल्दी हम क्लोवर किंगडम पर अपना बदला लेके उधर अपना खुद का एक देश बनाएंगे जो सिर्फ हमारे लिए होगा। अब वापस से क्लोवर किंगडम चलते हैं। वो छोटी सी लड़की आस्था मैजिक नाइट एंड नोएल को थैंक्स बोलती है उसको और बाकियों को बचाने के लिए, जिसके बदले में वो उसको स्वीट देती है यानी कि मिठाई। अचानक चार्मी उधर आ जाती है और उन स्वीट्स को खाने लगती है। वो नोएल और आस्था को भी देती है जैसा कि उस लड़की ने उसी को वो स्वीट दी हो, ऐसा बिहेव करती है। खाने में तो वो काफी टेस्टी होती हैं। चार्मी का मूड बहुत ही सही होता है। जब आस्था पूछता है तुम इतनी खुश क्यों हैं, तो वो बोलती है मेरा आज फेटफुल एनकाउंटर हुआ, तुम इन बातों के लिए बहुत छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। नोएल चार्मी से पूछती है कि वो कास्टल में कैसे आई, फिर वो बताती है कि वो आस्था की टी शर्ट में छुप कैसे आई अपना मैजिक यूज करके। मैजिक तो बहुत सही है यार, बहुत काम का है ये। फिर आस्था को मिमोसा, यूनो एंड क्लाउस दिखते हैं। वो आपस में हाय हेलो हाल चाल पूछते हैं। आस्था यूनो से बोलता है हे यूनो, मैंने सुना है कि तुमने एक दुश्मन को मार गिराया जैसे कि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। चार्मी बोलती है मेरा मील सेविंग प्रिंस आ गया जिसने मेरा खाना बचाया था। आस्था क्या तुम इसको जानते हो? आस्था बोलता क्या हुआ, क्या तुम मेरे को हाय हेलो कुछ नहीं बोलोगे? ज्यादा बड़ा मत बनो क्योंकि तुमने एक दुश्मन को मार गिराया। फिर यूनो अपने मैजिक से आस्था पर हमला करता है, इतनी तेज अटैक से हमला, नाइस। फिर आस्था उस अटैक को नलीफाई कर देता है। यूनो खुद कहता है क्या ये कुछ ज्यादा हो गया?
क्लाउस, आस्था सब बोलते हैं ये क्या कर रहा था, ये मारेगा क्या हमको। फिर दिखाई देता है कि यूनो ने आस्था का नाम बिगाड़ते हुए मैजिक से लिखा कि बाद में मिलेंगे आस्था। आस्था गुस्से में यूनो पर चिल्लाने लगता है, अगर तुमको फाइट करनी है तो आ जाओ, इस तरह से अपने अटैक मेरी तरफ मत फेंको, बस इसलिए क्योंकि तुम मैजिक से लेटर लिख सकते हो, यानी कि वर्ड यानी कि शब्द लिख सकते हो। और जब यूनो इग्नोर कर देता है आस्था को तो वो और ज्यादा चिल्लाने लगता है। क्लाउस सोचने लगता है इतने कम टाइम में ऐसा क्या हो गया जो यूनो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। मिमोसा भी मन में बोलती है मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी और अगली बार से आस्था मैं तुम्हारे साथ खड़े होके फाइट करूंगी। फिर वही राइवल वाली कहानी, हम फाइट करेंगे जब हम दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से हारना नहीं चाहता। अब ब्लैक बुल के हाइडआउट में चलते हैं जहां मैग्ना और लक अपने मिशन के बारे में आस्था को बता रहे होते हैं। उनके क्रैकिंग मैग्ना टाइफून एक कॉम्बो अटैक के बारे में एंड उनको उनके मिशन के लिए एक स्टार मिला। आस्था बोलता है मेरे को भी 3rd क्लास जूनियर मैजिक नाइट बना दिया गया स्पेशल सेरेमनी में। मैग्ना एंड लक बोलते हैं ये क्या होता है। फिर यामी बोलता है तुम मैजिक नाइट और तुमको अभी तक यही नहीं पता, ये एक रैंक है, सभी मैजिक नाइट की एक रैंक होती है, जबकि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, तुम्हारी रैंक अभी भी 5th क्लास जूनियर मैजिक नाइट है, तो आस्था को थोड़ी रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दो। बाय द वे चार्मी 1st क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन गई। चार्मी ने एक हमलावर को पकड़ लिया था। ये सुनकर लक और मैग्ना दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। आयरनी करते हुए चार्मी डांस करते हुए मैग्ना और लक से बोलती है शो मी सम रिस्पेक्ट एंड वर्शिप मी। यामी आस्था से बोलता है बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया। आस्था बोलता है क्या होगा अगर फिगोलियन होश में ही नहीं आए तो। यामी बोलता है क्या तुम उसके लिए चिंतित क्यों हो रहे हो, हॉट ब्लडेड किंग ऑफ सीरियसनेस के लिए, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा, वो जल्द ही होश में आ जाएगा और जब वो आएगा वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग होगा। आस्था बोलता है ओ ये मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा ट्रेनिंग करने के लिए ताकि मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकूं। यामी बोलता है नहीं किड तुम बहुत इंजर्ड हो, क्या तुम मरना चाहते हो। नोएल भी बोलती है हाँ तुमको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। फिंडल बोलता है आज तक क्या तुम मिक्सर के लिए चलोगे। यामी बोलता है नहीं तुम नहीं जाओगे, तुमको काम करना है वरना तुम नहीं बचोगे, बहुत पिटोगे याद रखना। फिंडल बोलता है क्या अब भी चलोगे। अब ये मिक्सर क्या होता है उसको जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना जरूर। तो फिंडल ने मिक्सर पर 3 लड़कियों को बुलाया है। मिक्सर मतलब लड़कों और लड़कियों का एक गैदरिंग। ये एक डिनर इंटेंडेड गैदरिंग है जिसमें लड़कों और लड़कियों को परिचित होने में मदद करता है, यानी इंट्रोडक्शन में। एक तरह से समझ लो सेटिंग बाजी, लड़की इंप्रेस करो और सेट करो। फिंडल ने आस्था को मिक्सर पर चलने के लिए इनवाइट कर दिया है, पर एक और लड़का चाहिए तभी तो मिक्सर हो पाएगा। 3 लड़के और 3 लड़कियां। फिंडल मैग्ना के पास जाता है। मैग्ना ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी। फिंडल को लगता है कि लड़कियों को डेलिंक्विट टाइप लड़के पसंद हैं, पर मैग्ना कुछ ज्यादा ही अपराधी चोर चरक्कों वाला लगता है, वो लड़कियों को डरा देगा, इसलिए वो उसको तो नहीं इनवाइट करने वाला। फिर वो घोष के पास जाता है जो अपनी बहन का स्टैचू बना रहा होता है। ये भाई साहब अपनी लिटिल सिस्टर से ही कुछ ज्यादा ऑब्सेस हैं, इसलिए ये भी नहीं। गॉर्डन क्या बोलता है सोचता है किसी को कुछ समझ नहीं आता, तो ये भी नहीं। ग्रे को देखकर बोलता है ग्रे भी नहीं। फिंडल चार्मी को ले जाने की सोचता है, पर वो भुक्कड़ पूरे पब का खाना खा लेगी, सब कुछ बिगाड़ देगी। वनेसा पी के मजे से सो रही है, तो ये भी नहीं। वो यामी को भी कंसीडर करता है, पर यामी को सजने धजने वाली लड़कियां पसंद नहीं आएगी। उसका मिक्सर में कुछ इस तरह से बिहेवियर होगा लाइक तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है, तुमको सर्दी लग जाएगी, अपना बदन तो ढक लो पूरी तरह से। भाई ये फैशन है लड़कियों का। अब बस एक ही ऑप्शन बचा है लक हाँ कर देता है चलने के लिए। फिंडल परफ्यूम वगैरह छिड़क लेता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। आस्था एंड फिंडल को पता ही नहीं होता है कि मिक्सर क्या होता है और वो चलने के लिए हाँ बोल देते हैं। वो फिंडल के स्पेशल मैजिक से वहां से निकल जाते हैं। नोएल भी छुपके से उनके पीछे पीछे चली जाती है। गॉर्डन भाई साहब भी जाना चाहते हैं, पर इतने में पोर्टल भी बंद हो जाता है। नोएल उनका पीछा करती है। वो मन में सोचती है कि मेरे को चिंता हो रही है कि वो कहीं नीच लड़की से सेट ना हो जाए। ओह मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं आस्था को लाइक वगैरह करती हूँ, उसको जिसके साथ घूमना है घूमे। वो कॉमन रिल्म में नीन नाम की सिटी के अंदर एक पब में जाते हैं। 3 लड़के और 3 लड़कों का मिक्सर, खाना पीना सब होता है। फिंडल ने सब इंतजाम कर रखा है। फिंडल कहता है चलो अब सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, फ्लावर्स भी देता है लड़कियों को जो उनको बहुत पसंद आते हैं। उसको लगता है कि अब उसको एक गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएगी।
उसके बाद लक अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसमें वो अपनी हॉबी दुश्मनों से फाइट करना बताता है, एकदम खून खराबे वाली मोर्टल कॉम्बैट। आस्था भी अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसमें वो अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि वो एक दिन विजर्ड किंग बनेगा। एंड देन उन लड़कियों का वही रिएक्शन होता है जो बाकी सब लोग का होता है जब वो सुनते हैं कि ये किड विजर्ड किंग बनेगा। कतई नहीं। वो लड़की सोचती है कि मुझे पता था कि ये लड़के मैजिक नाइट होंगे, पर ये नहीं सोचा था कि वो लोवेस्ट स्क्वाड के होंगे, सबसे नीचे टीम के। आस्था कॉर्नर विलेज से है। मैं तो कभी भी ऐसे लड़कियों को डेट नहीं करने वाली जो मेरे से ज्यादा नाकाम है, एंड वो मेरे से यंग, शॉर्ट और समाज में मेरे से नीचा हो तो कतई नहीं। फिर लड़कियां भी अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। एरिका ड्रेस मेकर शॉप में काम करती है और हेलेना एक बार्बर है। रेबेका रेस्टोरेंट में काम करती है। फिर फिनरल बोलता है, ओ तुम्हारे पास तो अच्छी जॉब है, मैं तुम्हारे जॉब के बारे में और जानना चाहूंगा। तुम मेरे लिए ड्रेस सिल दोगी और तुम मेरे बाल काट दोगी, मैं एक न्यू हेयर कट रखना चाहता हूँ। और रेबेका, क्या मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में कभी कभी खाने आ सकता हूँ? लड़कियां कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। फिनरल को समझ नहीं आता कि वो किस टॉपिक पर बात करे। फिर वो बोलता है, तुम जानना चाहती हो मैजिक नाइट क्या काम करते हैं? लड़कियां बोलती हैं, हाँ बताओ। वो बोलता है, मैं स्पेशल मैजिक यूजर हूँ, मैं अपने डिफरेंट प्लेस पर जाने के लिए स्पेशल मैजिक यूज करता हूँ। मैं तुमको अपने रिसेंट जॉब के बारे में बता सकता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ स्पेशल मैजिक यूज किया था। लड़कियां बोलती हैं, हाँ बताओ। फिर फिंडल को याद आता है कि रिसेंटली वो तो यामी के लिए ही स्पेशल मैजिक यूज करता था, उसको टॉयलेट भेजने के लिए, बाथरूम भेजने के लिए, बेडरूम के लिए, ईटीसी। इसलिए वो लक से कहता है, तुम बताओ ना, तुम हार्ड वर्क करते हो ना? लक बोलता है, मैंने रिसेंटली 10 डाकुओं को पकड़ा। मैं चाहता तो उनको आसानी से मार देता, पर मैंने उनकी सिर्फ 3 ही हड्डी तोड़ी मजे के लिए। फिर वो लक को चुप करवाकर आस्था से बोलता है, तुम बताओ, तुम रिसेंटली रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना? लड़कियां बोलती है, जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था उसकी बात कर रहे हो? वो काफी डरावना था यार। फ्यूनरल बोलता है, पर हमारा आस्था किसी से नहीं डरता। आस्था बोलता है, हाँ सही कहा तुमने, हालांकि मैं अपने आप को दुश्मनों से नहीं बचा सका, उन्होंने मेरे शरीर में 3 छेद कर दिए थे। फिंडल बोलता है, अबे यार मुझे पता ही था, इन दोनों को मिक्सर पर लाना सही नहीं था। फिंडल अपने आप से ही बोलता है, अबे यार मुझे पता ही था, इन दोनों को मिक्सर पर लाना सही नहीं था। अपनी स्क्वाड के सारे मेंबर चोमू हैं यार। नोएल इन पे नजर रखने के लिए वेटर बन जाती है। वो मन में ही बोलती है, मेरे को इन पे अब नजर रखने की जरूरत नहीं, इनका मिक्सर सही नहीं जा रहा। ऐसे नहीं है कि मेरे को आज तक ही चिंता है कि वो किसी से सेट हो जाए, उसकी लाइफ जो करना है करे, खाली टाइम में जो करना है करे। ऐसा नहीं है कि मैं उसे लाइक वगैरह करती हूँ। एक आदमी नोएल से ड्रिंक मांगता है तो नोएल बोलती है, अपने आप जाके खुद ले लो। उधर हा हा भी होता है, मेरा मतलब सेकिंग, अपने 2 दोस्तों के साथ एंड सामने 3 लड़कियां के साथ। ये भी मिक्सर गैदरिंग पर होते हैं। सिक्के ही एक से एक बात पील रहा होता है, शो ऑफ कर रहा होता है। अभी जो रॉयल कैपिटल पर हमला हुआ था उसमें मैं वीआईपी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके लिए मेरे को प्रमोशन भी मिला एक्सेप्शनली। मेरे को अब इंटरमीडिएट मैजिक नाइट बना दिया गया। और वो अपने मैजिक के बारे में बहुत कुछ बकवास करता है और अपने दोस्तों से कहता है, उस टाइम तुम क्या कर रहे थे? नटखट चित्र वाली बुक पढ़ रहे थे क्या? वो फ्राइड चिकन पर बिना पूछे ही नींबू डालने लगता है। लड़कियां बोर हो रही होती हैं सिक्के से। वो वेटर से ड्रिंक मांग रहा होता है जोर से चिल्लाकर, और उधर नोएल खड़ी होती है वेटर के रूप में। वो सिक्के के ऊपर वाटर मैजिक यूज करके उसका मुंह चुप करा देती है। वो लड़की भी खुश होती है, सही किया। हेलेना अपना मैजिक दिखाती है कि वो कैसे बाल काटती है। लक बोलता है, वाह तुम इस मैजिक से बाल काटती हो? इसमें ज्यादा मैजिक नहीं है, पर इसके लिए अच्छा खासा कंट्रोल चाहिए, पता लगे बाल काटने की जगह गंजा ना कर दिया किसी को। लक उसको बोलता है, मेरे को और दिखाओ। वो इंटरेस्टेड होता है। वो लड़की ब्लश करने लगती है। इसकी प्योर आइज और इसकी क्यूट स्माइल, कहीं मैं इन लड़कों से लाइक तो नहीं करने लग गई? वो लक को बोलती है, तुम भी अपना मैजिक दिखाओ। तो लक बोलता है, ठीक है, पर इधर ज्यादा स्पेस नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। फिंडल बोलता है, वेल डन लक। फिनरल भी एक लड़की से बोलता है, इधर से सनराइज अच्छा खासा दिखता है, बहुत अच्छा व्यू दिखता है, तुम बोलो तो मैं तुमको अपने स्पेशल मैजिक से ले चलूं। ओ तुम्हारा मग तो खाली हो गया, हे वेटर एक गिलास ड्रिंक देना। वो लड़की सोचती है ये थोड़ा ज्यादा चमकदार है और इन तीनों लड़कों में बेस्ट है, नोबल भी लगता है और स्पेशल मैजिक भी है, इसको तो मैं कंसिडर कर सकती हूँ। अब ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ ये लड़की और आस्था बचते हैं। आस्था सोचता है, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है यार, ये लड़की उस साइड नीचे मुंह करके क्यों बैठी है? क्या मेरे फेस ने इसको गुस्सा दिला दिया है? जो भी हो, अब मेरी बाजी है, मेरे को ट्राई करना होगा। फिर आस्था बोलता है, हे तुम्हारा कोई फेवरेट फूड है? मेरा है पोटैटो।
वो लड़की बोलती है तुमको अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है बातचीत करने के लिए। मेरे को एरिका ने मिक्सर में आने को बोला। उसने बोला कि मेरे को अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना चाहिए जिससे उसकी सिबलिंग्स की भी हेल्प हो जाए। पर मैं तो इधर आना भी नहीं चाहती थी। मेरे को तो अपने सिबलिंग्स के लिए चिंता हो रही है, वो घर पर अकेले होंगे। आस्था पूछता है कितने सिबलिंग हैं तुम्हारे? वो बोलती है 3 यंगर ब्रदर एंड 2 यंगर सिस्टर्स। आस्था बोलता है नाइस, ये तो मेरा जैसा ही है। हम भी 5 सिबलिंग हैं। हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। वो सब परेशान करते हैं कभी कभी, पर हमने साथ मिलके खूब मजे किए हैं। हम एक ही बेड पर एक ही रूम में सोया करते थे और अब मैं अकेला ही सोता हूँ। मेरे को खुद का एक रूम मिल गया है मैजिक नाइट बनने के बाद। अब मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, मेरे को बहुत याद आती है उनकी। रेबेका बोलती है हाँ यार वो सिर दर्द होते हैं, पर हम उनको बहुत मिस करते हैं जब वो हमारे आसपास नहीं होते। आस्था बोलता है हाँ सही कहा, तुम उनके सामने ऐसा बिहेव करते जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर सेम टाइम हम उनको इम्प्रेस भी करना चाहते हैं। आस्था और उसकी अच्छी खासी बातचीत स्टार्ट हो जाती है, जिसे देख नोएल फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो एक प्लेट तोड़ देती है। रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है मैंने तुम्हारे इतने कहने पर तुमको जॉब दी और तुम कभी कस्टमर को उड़ा दे रही हो अपने मैजिक से, तो कभी प्लेट तोड़ रही हो। नोएल उसको अपनी डरावनी शाही लुक दिखाकर चुप करा देती है। रेबेका बोलती है तुम सबसे बड़े तो नहीं होगे अपने सिबलिंग्स में। आस्था कहता है एक्चुअली मेरी एज का एक और लड़का है। तभी वहाँ पर दारू के नशे में धुत एक आदमी आता है। वो आस्था से बोलता है ओ मैजिक नाइट, तुम जैसे बच्चे मैजिक नाइट बन गए तो फिर तो मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। आस्था भी बोलता है मेरे को खुद यकीन नहीं होता कि मैं एक मैजिक नाइट बन गया। वो आदमी बोलता है ओ तुम्हारे में बहुत जिगरा है, जैसी लड़की को फंसाने लगे। उसको याद आ जाता है कि ये लड़की तो वही है यार जो रेस्टोरेंट में अपने सिबलिंग को लटकाए काम करती है। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वो बोलती है वो मेरे बच्चे नहीं, मेरे सिबलिंग्स हैं। वो बोलता है ओ तो इसलिए तुम अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए एक मैजिक नाइट को फंसा रही हो। तुमको कोई लड़का ही चाहिए तो चलो मैं तुम्हारी खुजली मिटा दूं। वो आदमी रेबेका को छेड़ने लगता है। आस्था उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम इस लेडी के बारे में कुछ नहीं जानते, इससे दूर हट जाओ। वो बोलता है तो तुम कौन सा मैजिक यूज करोगे इसको बचाने के लिए? आस्था बोलता है मैं मैजिक नहीं कर सकता। वो हंसने लग जाता है, ये कोई मजाक था क्या? फिर आस्था उसको सबक सिखाता, उसको उठाकर फेंक देता। वो सिक्के की टेबल पर जाकर गिरता। वो गर्ल्स वहां से चली जाती, ये कहकर कि क्या टाइम वेस्ट था। रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है, ओ मेरी टेबल तोड़ दी। रेबेका आस्था का हाथ पकड़कर वहां से उसको भगा के ले जाती है। वो एक गली में जाके रुकते हैं। नोएल भी वेटर का काम छोड़कर उनके पीछे चली जाती है। वो लड़की उसको थैंक यू बोलती है उसको बचाने के लिए और आस्था सॉरी बोलता है उसके मिक्सर को बेकार करने के लिए। वो बोलती है नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आस्था की ऐड छोटी है पर मस्त है, ऐसा वो लड़की सोचती है। फिर वो आस्था से पूछती है तुमको कोई लड़की पसंद है? वो बोलता है हाँ मेरा एक लड़की पर दिल आ गया है, वो मेरे ही सेम। इतने में ही वो लड़की बोलने लग जाती है वो बहुत अमेजिंग होगी, तुमको मेरे रेस्टोरेंट में कभी आना चाहिए, बच्चों के साथ भी खेल लेना। वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। नोएल उधर पीछे खड़े होके मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो रही होती है। उसको लगता है कि आस्था को उसकी ही खुद की स्क्वाड में किसी लड़की पर दिल आ गया है, कहीं वो नोएल तो नहीं खुद, ऐसा वो सोच रही होती है। आस्था अपने से ही बोलता है जब मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा सिस्टर लिली मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। वो लड़की भी आस्था पर अपनी नजर बनाए रखेगी, मतलब उसको आस्था पसंद है। फिर वो पूछता है मिक्सर का क्या काम था, उसका पॉइंट क्या था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़की जा रही होती हैं ब्लैक बुल मेंबर की इंसल्ट करके। ये दोनों भाई रिजेक्टेड। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एपिसोड में कई सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिसमें वही सब दिखाया जाता है जो हमने अब तक देखे थे पिछले एपिसोड्स में। इसलिए मैं इन सारे सीन्स को कंप्रेस करके बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में देखना हो और उसके बारे में जानना हो तो आप मेरे पिछले वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मेन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमको बताया जाता है कि एक डीमन क्लोवर किंगडम पर हमला कर देता है और अराजकता और विनाश को मिटा देता है। एक जादूगर उसका सामना करता है और शक्तिशाली लाइट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए डीमन को आसानी से हरा देता है, जिससे उसे जादूगर राजा का खिताब मिलता है। समय बीतता जाता है और शीर्षक यानी कि विज़र्ड किंग का टाइटल अन्य लोगों के पास चला जाता है जो मैजिक नाइट के साथ राज्य की रक्षा करते हैं। करंटली जो विज़र्ड किंग है उसका नाम है जूलियस, जिसके अंडर टोटल 9 स्क्वाड है।
जो मिलके अपनी जी जान से क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए आस्था जम के ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके मन में हमेशा सिर्फ एक ही बात रहती है, मैं यूनो से पहले विजर्ड किंग बन के सिस्टर लिली से शादी कर लूंगा। ग्रिमोर टावर में फादर बहुत खुश होते हैं कि यूनो एंड आस्था कितने बड़े हो गए हैं एंड वो मैजिक नाइट बन के हमको हर महीने पैसे भेजते हैं, जिससे उन्होंने छत की मरम्मत करवा ली और भी कई सारे काम। अब सभी बच्चों के लिए कभी भी पोटैटोज की कमी नहीं होती, वो पेट भर के खाना खाते हैं। वो खुशी के मारे रो पड़ता है। 15 साल पहले ही उनको चर्च के बाहर ऐसे ही वीरान छोड़ दिया गया था और आज वो हाज विलेज की शान है। सिस्टर लिली अपना रुमाल देती हैं, वो नाक पोंछ के सिस्टर को वापस देते हैं रुमाल, पर सिस्टर बोलती है नहीं अब तुम इसको रख सकते हो, मेरे को नहीं चाहिए। ड्राउट और मास्टर भी सोचते हैं कि किसको पता था कि आस्था जैसा लड़का भी इतना अच्छा करेगा मैजिक नाइट बनके। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और आस्था के पास मैजिक ही नहीं है। और जब ग्रिमोयर एक्सेप्टेंस सेरेमनी थी, आस्था के अलावा सबको ग्रिमोयर मिल गई थी। आस्था को इनिशियली कोई ग्रिमोयर नहीं मिली थी, पर एंड में किसी तरह उसको एक ग्रिमोयर प्राप्त हो जाती है। उस फ्लैशबैक में वो भी दिखाया जाता है जब एक चोर यूनो की ग्रिमोयर उससे छीन रहा होता है, उसको बेच के पैसे कमाने के लिए। तब आस्था यूनो की हेल्प कर उस चोर को सबक सिखाता है। तो अब ब्लैक बुल के हाइडआउट चलते हैं। गॉर्डन ने अपने बेस्ट फ्रेंड की ऑब्जर्वेशन के ऊपर डायरी लिखी होती है, जिसको वो रीड कर रहा होता है। ये उसने आस्था के ऊपर लिखी होती है। वह याद करता है कि वो पहली बार मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के दौरान आस्था से मिला था, जहां आस्था ने सेक्कई का सामना किया था और उसको एक ही हिट में हरा दिया था। गॉर्डन ने उसे काफी शांत पाया था जब आस्था ने घोषणा की थी कि वो गड़बड़ करने के लिए नहीं बल्कि कड़ी मेहनत करने और विजर्ड किंग बनने के लिए आया है। यामी ने जबरदस्त जादू से किया आस्था का सामना। काफी ओवरवेलमिंग मैजिक होता है जिसे देख आस्था चिल पड़ जाता है। हालांकि आस्था अपने विश्वासों पर खड़ा रहता है और उसने जादूगर बनने का यानी कि विजर्ड किंग बनने का इच्छा को फिर से बताया, जिससे यामी ने उसे ब्लैक बुल को ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। तो इस तरह से आस्था ब्लैक बुल में आया। इस बीच यूनो को सभी कैप्टन्स ने यूनो को चुना अपनी अपनी स्क्वाड में लेने के लिए, पर यूनो सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड में जाता है गोल्डन डाउन में। गॉर्डन बताता है कि क्योंकि यूनो आस्था का बेस्ट फ्रेंड एंड चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो वो यूनो को भी अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और इसलिए उसने यूनो के लिए भी एक ऑब्जर्वेशन डायरी बनाई होती है। गॉर्डन आस्था की ऑब्जर्वेशन डायरी को अपडेट करने का डिसाइड करता है। आस्था जो भी करता है गॉर्डन उसको देखता रहता है एंड वो उसको आस्था की ऑब्जर्वेशन डायरी में नोट करेगा। आस्था साफ सफाई करता है, बीस्ट को खाना खिलाता है और जब वो कपड़े धोता है उसको एक ब्रा दिखती है, जिसे देखकर आस्था की नोज ब्लीड होने लगती है। फिर वो वापस से काम करने लग जाता है यानी कि कपड़े धोने लग जाता है, ये बोलते हुए कि मैंने अपना दिल सिस्टर लिली को दे दिया है। फिर नहाते वक्त आस्था को पानी काफी गर्म लग रहा होता है और गॉर्डन को भी। नोएल आस्था की मूर्खता और लापरवाही के लिए उससे नाराज है। हालांकि वह याद करती है कि वह शुरुआत से ही ऐसा था जब उन्होंने पहली बार एक सुअर का शिकार किया था। सासी विलेज पहुंच के उनका सामना कुछ डाकू से होता है जिनका मोटिव एक स्टोन को चुराना होता है। हीथ ग्रिस उस विलेज को खत्म करने वाला होता है कि आस्था उसको बचा लेता है। वो विलेज मैग्ना का ही होता है, मैग्ना वहीं पला बड़ा होता है, इसलिए मैग्ना भी हेल्प करता है। नोएल बोलते हैं घंटा मेरा विजर्ड किंग, क्या होता अगर मैं उधर नहीं होती तो, मैं उनकी हेल्प नहीं करती तो वो मर सकते थे। ऐसे ही डंजन में हुआ था जब वो मार्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। वो आस्था बैडली इंजर्ड हो गया था, वो ठीक ठाक था बट उसने मेरे को बहुत चिंता करवाई। नोएल उस रात की बातों को मिसअंडरस्टूड कर जाती है। उसको लगता है कि आस्था उसको पसंद करता है, इसलिए वो बोलती है अगर तुमको मेरे पे दिल आ गया है तो तुम मेरे को इतना चिंतित क्यों होने देते हो। नैरो भी सोच रही होती है क्या बकवास कर रही है, कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक नहीं कर रही है। फिर आस्था उधर आ जाता है और बोलता है कौन तुमको चिंता करवा रहा। नोएल बोलती तुम कितनी देर से मेरे को इधर छुप के देख रहे और मेरी बातें सुन रहे। वो बोलता है ना मैं तो बस अभी आया अपनी ट्रेनिंग से। नोएल आस्था को अपने वाटर मैजिक से उड़ा देती है। यूनो, क्लाउस एंड मिमोसा तैयारी करते हैं एक न्यू मिशन पर जाने की। क्लाउस उनको अपने जादुई उड़ते हुए रथ पर बैठने को बोलता है, पर यूनो एंड मिमोसा मना कर देते हैं। वो बोलती है हम अपनी झाड़ू पर ही चल लेंगे, अगर मेरे को किसी ने तुम्हारे रथ पर बैठे हुए देख लिया तो मैं बहुत एम्बेरस फील होंगी। यूनो बोलता है हाँ मेरे को भी। इसलिए वो दोनों अपने ही झाड़ू पर उड़ जाते हैं बिना क्लाउस की परमिशन के।
एंड में यूनो सोचता है कि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे को ताकतवर बनना है। वो सोचता है कि आस्था ने उसको होप दी थी कि चाहे वो एक अनाथ हो, किसान हो, कॉमनर हो, चाहे वो जो भी हो, वो स्टिल दुनिया में सबसे अच्छा इंसान बन सकता है। और उसी बात पर खड़े उतर यूनो भी अपना सपना पूरा करने के बारे में सोचता है कि वो करके ही रहेगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं अंत होता है। एपिसोड स्टार्ट होता है घोच से, जो कई सारे लोगों को बीट करके उन पे बैठा होता है, पर वो उनको मारता नहीं है क्योंकि आज स्पेशल डे है, घोच की लिटिल सिस्टर की बहन का जन्मदिन। यूनो एंड आस्था ने चर्च में सभी के लिए पैसे भेजे होते हैं, साथ ही साथ में उनके लिए लेटर भी लिखे होते हैं। अभी इनको मैजिक नाइट बने 2 ही महीने हुए हैं। यूनो के लेटर से पता चलता है कि यूनो जूनियर मैजिक नाइट फर्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया है। फादर बोलते हैं यूनो अपने हाज विलेज की होप है, और ये छोटी सी लड़की जब फादर से पूछती है और आस्था, तो वो बोलते हैं आस्था हमेशा की तरह रेकलेस होगा, लापरवाही करता है और सबके लिए परेशानी खड़ा कर रहा होगा। कोई नहीं आस्था, तुम्हारे लिए हमेशा जगह है इस चर्च में, जब मन करे आ जाना। फिर सिस्टर लिली आस्था का लेटर रीड करती हैं, जिसमें वो सबका हालचाल पूछता है सिवाय फादर का। आस्था भी जूनियर मैजिक नाइट 3rd क्लास में प्रमोट हो जाता है। नैश भी खुश होता है और बोलता है आस्था ने कर दिखाया, वो हार्डवर्क कर रहा है। फादर दोनों के लिए प्रे करते हैं, आस्था और यूनो के लिए। मिमोसा एंड क्लाउस यूनो को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं उसके प्रमोशन के लिए। क्लाउस यूनो से बोलता है कभी भी मत भूलना कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, रैंक और एक्सपीरियंस दोनों में। प्रमोशन के लिए क्लाउस यूनो को पैसे देता है गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि यूनो अपने सारे पैसे हाज विलेज में भेज देता है। मिमोसा यूनो से बोलती है क्लाउस को अपने इमोशन एक्सप्रेस करने नहीं आते। जब से उसको पता लगा है कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ है वो बहुत खुश था। अब चलते हैं अपने हीरो के अड्डे पर। यामी सबको उनकी वेजिस यानी कि सैलरी देता है और बोलता है आज कोई काम नहीं, आज सबकी छुट्टी। सब बहुत खुश होते हैं, जिसके लिए मैग्ना यामी को थैंक्स बोलता है। आस्था बोलता है मैं खूब ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग फ्रिक कहीं का। चार्मी खाने में मस्त, वनेसा दारू पीने में मस्त, ग्रैबी अपने में खोया हुआ है एंड लक भी फाइट करने के लिए डोल रहा होता है। यामी घोच को शाबाशी देता है, उसने जो कल काम किया था, उसको कोई मिशन मिला होगा जिसमें उसने कई सारे बंदों को संभाला था। घोच यामी से बोलता है आज मेरी बहन का जन्मदिन है, तो क्या मुझे अगले साल छुट्टी मिल सकती है उसके अगले जन्मदिन तक, जिसके लिए यामी सीधा सीधा उसको मना कर देता है। चार्मी अपने जादू का उपयोग पोटैटो का भोजन बनाने के लिए करती है, क्योंकि वह यूनो की गांव की विशेषता है। वो पोटैटोज की अलग अलग स्नैक्स बनाकर खाती है और सबको खिलाती भी है, जो कि सारे के सारे पोटैटोज चार्मी के मील सेविंग प्रिंस के हाज विलेज से हैं, यानी कि यूनो के विलेज से, हाज विलेज से। फिनरल बोलता है मैं बहुत सारी लड़कियों से मिलूंगा। वो वहां से जा ही रहा होता है कि यामी उसको रोक लेता है। फिनरल बोलता है ओ हाँ, तुमको एक और गैम्बलिंग मैच के लिए जाना होगा। यामी बोलता है हाँ, पर उससे पहले मेरे को टॉयलेट जाना है। तो फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उसको टॉयलेट भेजता है। नोएल सोच रही होते हैं कि वो अपने खाली समय में क्या करे। तभी वो देखती है कि आस्था मैग्ने से पूछता है कि क्या वह उसे नियोन छोड़ सकता है जहाँ रेबेका स्कारलेट रहती है। मैग्ना बोलता है उधर क्यों, उधर तुम्हें क्यों जाना है, किससे मिलना है। वो बोलता है मैं रास्ते में बताता हूँ। नोएल ने उसकी बात सुन ली और सोचती है कि वह क्या करने जा रहा है। वेल जो भी हो, मुझे क्या, जिससे मिलना हो उससे मिले, जहाँ जाना हो वहाँ जाए। और जब मैग्ना अपनी डिजाइनिंग झाड़ू से आस्था को लेके चल देता है नियोन की तरफ, तब नोएल कहती है शायद मेरे को फर्क पड़ता है। घोच अपनी बहन से मिलने निकल जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैजिक नाइट एक बहुत मेहनती वाला काम है, पर अगर बात तुम्हारे लिए है, किसके लिए, मैरी के लिए, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पहले घोच एक क्रिमिनल था एंड वो सोचता है कि वो अपनी बहन के लिए क्या प्रेजेंट खरीदे, क्योंकि आज मैरी का जन्मदिन है। वो मैरी के बारे में सोच सोच के उसकी नोज ब्लीड होने लगती है, सिस्टर लवर कहीं का। फिर एक टॉय शॉप का मालिक घोच को बोलता है मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा ही, तुम कब आओगे। मैंने नए नए प्रेजेंट रख रखे हैं छोटे बच्चों के लिए। वो अपनी दुकान में हर एक आइटम दिखाकर बोलता है इसको देखकर, इसके साथ खेलकर बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। जिसे देख घोच इमेजिन करने लगता है कि मैरी उससे बहुत खुश हो जाएगी। वह इतना पागल हो जाता है कि वो पूरी दुकान ही खरीद लेता है। मैग्ने को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि आस्था उन लड़की में से एक से मिलने जा रहा है जिससे वह मिक्सर में मिला था। मैग्ना बोलता है तुम तो बहुत तेज निकले यार। मैरी को देखने के लिए घोच अपने रास्ते पर है। जब उसने मैरी को आस्था के साथ खेलते हुए देखा,
वो ये देख इतना गुस्सा हो जाता है कि वो आस्था को पीटने लगता है और बोलता है मेरे को 1 महीने में 1 ही दिन मिलता है मैरी से मिलने के लिए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पहले मैरी के साथ खेलने के लिए। आस्था बोलता है सिस्टर लवर मुझे क्या पता ये तुम्हारी बहन है। घोष बोलता है मैंने तुमको कितनी बार फोटो दिखाई है, तुम्हें कैसे याद नहीं। यार आस्था को कहाँ याद रहेगी ऐसी चीजें। मैरी घोष को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वह एक दिन आस्था से शादी करेगी। ये सुन के घोष तो चुकनाचूर हो जाता है, साथ ही साथ नोएल भी शॉक्ड हो जाती है, ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नोएल उनको छुपकर देख रही होती, वो इधर टैक्सी से आई होती है। मेरा कहने का मतलब है जो पैसे लेके छोड़ते हैं ना अपनी जादुई झाड़ू पर बिठाकर, वो नोएल से पैसे मांगता है। नोएल उसको हद से ज्यादा पैसे दे देती है, इतना तुम्हारे लिए काफी होगा, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से है यार। वो टैक्सी वाला चौंक जाता है। मरी के मुंह से शादी वाली बात सुन के घोष इतना परेशान हो जाता है कि वो आस्था पर अटैक करने लगता है। आस्था बोलता है मरी छोटी बच्ची है, उसकी बातों को तुम इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। सिस्टर थेरेसी मैरी को लेने आ जाती है। घोष का कहना है कि वह मैरी के साथ डेट पर जाने वाला था, लेकिन सिस्टर उससे कहती है कि मैरी को तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए। घोष उस सिस्टर से तू तड़ाक बात करके बोलता है कि तुम जाओ चर्च, मरी मेरे साथ डेट पर जाएगी। वो बोलती तुमको एक ओल्ड वुमेन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और आस्था भी उनका साथ दे के बोलता है तुम एक सिस्टर से इस तरह से बात नहीं कर सकते, इट्स सो रूड ब्रो। घोष बोलता है हट जाओ, तुमसे किसने पूछा। मरी उस ओल्ड सिस्टर के साथ चली जाती है बाय बोल के। घोष टूट जाता है यार। एक मिस्टीरियस पर्सन उन बच्चों को छुपके देख रहा होता है। जब तक घोष उठेगा तब तक के लिए रेबेका ने आस्था को रात के खाने के लिए और रात बिताने के लिए इनवाइट किया। नोएल हैरान है कि आस्था जिस लड़की से अभी अभी मिला उसके साथ रात कैसे बिता सकता है, ये पागल है क्या। वो रेबेका के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। आस्था उन बच्चों के साथ बहुत घुल मिल जाता है। उन्होंने साथ मिलकर बहुत मस्ती की और वो अब खाना खाते हैं। लूका नेरो को खाना देती है और वो एक झटके में खा जाती है। आस्था को खाना बहुत पसंद आता है, जिसकी तारीफ में आस्था बोलता है कि तुम एक अच्छी वाइफ बनोगी क्योंकि वो अच्छा खाना बनाती है। नोएल जो आस्था को स्टॉक कर रही वो मन में बोलती है सिर्फ कुकिंग स्किल ही नहीं चाहिए होती एक अच्छी वाइफ बनने के लिए। मार्को रेबेका से पूछता है क्या तुम आस्था से शादी करोगी एक दिन। नोएल ये सुन के सरप्राइज होती है और वो गुस्से में बोलती वो क्या आस्था से शादी करेगी, इससे पहले मैं उसको मार ना दूं। नोएल के गुस्से से सबके ग्लास के पानी हवा में फाउंटेन की तरह उड़ जाते हैं। रेबेका बोलती मार्को से कि ऐसा नहीं है। लूका बोलती क्या तुम आस्था के करीब आओगी, जबकि वो आज रात यहाँ पर है। लिटिल पैम भी रेबेका को इस तरह से देख रहा होता। वो उनको बोलती नहीं यार, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में ऐसा बोलो। अब रात हो जाती है। नोएल आस्था को स्टॉक कर रही होती। आस्था तो सो रहा होता है पर वो बाहर खड़ी होती है। विंटर सीजन तो अभी आए भी नहीं पर फिर भी इतनी ठंड होती है। एक बंदा झाड़ू पर हवा में उड़ रहा होता है और वो अपनी ग्रिमोर निकालकर एक स्पेल कास्ट करता है जिससे उस शहर के सारे बच्चे नींद में ही चलने लगते हैं। आस्था सो रहा होता है। घोष उस पर अचानक हमला कर देता है। आस्था बोलता है ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि तुम मैरी से शादी करो, मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारी कभी मैरी से शादी ही नहीं होगी। आस्था बोलता है तुम ऐसे कावड़ हो जो मेरे पे सोते हुए हमला करते हो। घोष बोलता है चाहे तुम मेरे को कायर बोलो या कुछ और, जब तक मैं तुमको मार दूं मेरे को कोई परेशानी नहीं। घोष अपने मिरर मैजिक रे से हमला करता है। आस्था भी अपनी स्वॉर्ड से बचता है। फिर घोष अपनी और एडवांस स्पेल से आस्था पर अटैक करता है रियल डबल बनाकर। वो अपना एक और क्लोन बना लेता है और आस्था पर हमला करता है। आस्था वहां से नीचे गिर जाता है घर के बाहर। वो देखता है इतनी ठंड कैसे हो रही, स्नो कैसे पड़ रही, अभी तो विंटर सीजन भी नहीं आया। रेबेका को नींद नहीं आ रही होती। फिर वो वही बातें सोच रही होती है जो उसके सिबलिंग्स ने उसको आस्था के बारे में बोला था कि क्या वो आस्था से शादी करेगी, क्या वो आस्था पर अपना चक्कर चलाएगी। रेबेका बोलती है पागल कहीं के, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो सोचती है कि मैं एक बार लूका और मार्को को देख लूं कि वो ठीक है या नहीं। और जब वो देखती है तो बच्चे अपने रूम में ही नहीं होते, वो गायब हो चुके होते हैं। घोष भी गली में आके आस्था पर हमला करने लगता है। रेबेका बाहर आकर बोलती है तुम दोनों क्या कर रहे हो। खैर छोड़ो, बच्चे गायब हो गए। बच्चे कहाँ चले गए, वो गायब है, रूम में ही नहीं है अपने। फिर आसपास के सभी लोग घर के बाहर आके अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। फिर एंड में हमको दिखाया जाता है वही मिस्टीरियस पर्सन अपने जादू से बच्चे को कहीं लेके जा रहा होता है।